हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जेईई 2026 के, है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि आप यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट में अगर फिर से अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे केवल एक पेपर को देकर आए हुए होते हैं तो बाकी पेपर्स के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हो पाती है कि यार बाकी बच्चों ने क्या फील किया होगा। हर कोई आके यही बोलता है कि हमारी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, राइट। सो इस तरह की सीरीज अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होता है कि एक ओवरऑल आइडिया आपको यहाँ पर लगता है कि यार कौन से टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, राइट। सो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू डिसाइड कि आपको आगे अपनी जो प्रिपरेशन बढ़ानी है वो किस तरह से होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थ्योरी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। सो आई होप कि आप यहाँ पे सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से देख रहे हैं। एंड मैथमेटिक्स में मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से देख लेते हो, नॉट जस्ट दीज पीवाईक्यूज बट ऑल्सो पीवाईक्यूज फ्रॉम लास्ट 2 years, अगर आप देख के जाते हो देन यू विल बी थ्रू एंड थ्रू, आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर सीइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जनवरी एंड विच ऑल्सो इज द रेगुलर ट्रेंड जो आपके यहाँ पे पिछले 2-3 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है। उसमें ज़्यादा बदलाव क्योंकि मैथमेटिक्स में हुआ नहीं है। दैट्स वाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप पीवाईक्यूज देख के जाओगे, आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैथ्स का पेपर जाने वाला है। ऑलराइट, चलिए स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स हमारे यहाँ पे आज का टारगेट है। स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स में बच्चों आपका सबसे पहला सवाल जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज दिस। क्या दिया है इसके अंदर? ए और सी आपको दिए हुए हैं। ये क्या है? डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ रोम्बस है, राइट। रोम्बस कैसे बनेगा? रोम्बस अगर हम देखें ध्यान से, सो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके, रोम्बस के अपोजिट एंड्स हमारे पास में अवेलेबल है। सो इफ आई जस्ट मार्क इट आउट एज ABCD तो हम वर्टिसेस भी नोटिस कर पाएंगे। ओके, ABCD क्या है? हमारे अपोजिट एंड्स हैं, है ना, वर्टिसेस है मतलब, राइट। ये वाला वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना? 1,2 के बराबर। सी दिया हुआ है मुझे -3, -6 के बराबर। आर डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ रोम्बस हुज sides AD and BC, sides AD and BC are parallel to the line, अच्छा, AD and BC are parallel to the line 7x minus y equal to 14 if B can be represented as alpha comma beta and if D can be represented as gamma comma delta। तो आपको क्या निकाल के बताना है ना, अदर टू वर्टिसेस। देन आपको ये क्वांटिटी निकाल कर बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मॉड कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मुझे ये एडिशनल जो डेटा दिया है कि AD और BC इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है, तो उसका स्लोप बताने की यहाँ पर कोशिश है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट तब मुझे आती जब मैं एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स B और D के निकालना चाहता। लेकिन इन्होंने जिस तरह से हमें यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने तो वैसे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पूछा है। सो कैन आई बेसिकली स्किप some information out of it and directly get to the sum of these values? तो आप यहाँ पे नोटिस क्या कर सकते हो कि एक बहुत ही सिंपल सा थॉट है कि क्यों ना मैं यहाँ पे डायगोनल को ही बस नोटिस करूं। हमारा जो डायगोनल है AC और हमारा जो डायगोनल है BD, इनके जो मिड पॉइंट्स आएंगे वो तो दोनों साइड से सेम ही आना चाहिए, राइट। सो इफ आई बेसिकली मार्क इट एज कैपिटल M, सो कैपिटल M बेसिकली AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास में एक कॉम्बिनेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपने आप ही आ जाएगा। सो ये इसके अंदर क्या है? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये पढ़ के आपको लगता है कि इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्जैक्टली अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा फाइंड करने होंगे, देन आप फंस गए। देन आप यहाँ पे समझोगे कि अरे सवाल बहुत लेंदी है, जबकि सवाल लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। सो M का जो आपका x कोऑर्डिनेट है, M का जो x कोऑर्डिनेट है वो अगर मैं यहां से नोटिस करता हूं तो कितना आता है? 1 - 3 अपॉन 2। लेकिन M का जो x कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों का एवरेज भी तो होगा, मतलब कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास में आई है -2 के बराबर। इसको सेव करके रख लो। वैसे ही एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, किसके लिए? M के y कोऑर्डिनेट के लिए कैलकुलेशन कर लो। सो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो ये 2 - 6 अपॉन 2 ऐसा वैल्यू आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करता हूं तो बीटा प्लस डेल्टा अपॉन 2 आएगा। दोनों साइड से 2 कैंसिल कर देते हैं। सो बीटा प्लस डेल्टा आपके उसमें कितना आ गया है? -4 के बराबर। सो इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस डायरेक्टली, आपको जो चाहिए वो आता गया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये चारों के चारों क्वांटिटीज जब मिल जाएंगे तो -6 आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड -6 अगर मिल गया है तो उसी का मॉड आपको रिप्रेजेंट करना है एज आंसर। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो गया है -6, तो आपका मॉड लेके आंसर आ जाएगा 6। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिड पॉइंट पे बेस क्वेश्चन आया है, सोचो
मिड पॉइंट पे बेस्ड आपको जेई मेन 2026 में क्वेश्चन आए हैं, राइट। सो आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ ढूंढना जरूर पड़ता है, राइट। 23 जनवरी शिफ्ट 2 के बच्चों के पास में एक मौका था कि अगर वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन ढूंढे तो उनको यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करके 4 नंबर मिल सकते थे। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको यहाँ पे एबीसी जो है उसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है ना, और एबीसी लिखा है, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर आपको निकालना है और उसकी मदद से यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा है उसको आइडेंटिफाई करना है। अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हम यहाँ पे इस तरह के सवाल रेगुलरली करते आए हैं एंड आज भी आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में लेटर से कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी मार्किंग लेता हूँ कुछ ऐसी ABC, तो आपको एंगल बी का अगर बाइसेक्टर प्लॉट करना है ना, एंगल बी का अगर आप बाइसेक्टर प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है ना, सो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन समवेयर, ठीक है ना। इसमें खास बात क्या होती है बाइसेक्टर में खास बात होती है कि अगर ये M पे जाके मीट कर रहा है देन ये AM is to MC, ये जो रेशो है आपका AM is to MC, ये कैसा होता है, ये साइड BA is to BC के रेशो में ही होता है, साइड BA is to BC वाला रेशो ही होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम यहाँ पे साइड लेंथ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये मोटा मोटा आइडिया इस क्वेश्चन में होता है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड आइडिया है, एकदम क्लास में डिस्कस्ड आइडिया है। दैट्स व्हाई दिस इज इजी। 1,0 यहाँ पर आपका A है, B आपका 2,-1 है, C आपने यहाँ पर ले रखा है 7/3 एंड देन 4/3। व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट इज बेसिकली द वैल्यू फॉर AB। सो AB का लेंथ कितना आएगा, यहीं पे मार्क करना चाहता हूं मैं। AB का लेंथ मार्क कर लेते हैं, चलो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 1 एंड दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब फिर से 1, मतलब ये सिंपली √2 यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही मैं मार्क करना चाहता हूं BC लेंथ को, सो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस दिस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1/3, उसका स्क्वायर करेंगे 1/9 एंड 1/1 4/3 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7/3। 7/3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49/9 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे 50/9 बन रहा है। 50/9 का सिंप्लीफाइड वर्जन कितना आएगा अल्टीमेटली, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो आपका आएगा इसमें से 25 बाहर आएगा, मतलब सॉरी आपका 25 का रूट मतलब 5 बाहर आएगा, नीचे से 3 बाहर आएगा और √2 आपका बचेगा, राइट। अंदर चेक कर लेना एक बार, ये बेसिकली आपका सेकंड लेंथ कैलकुलेट हुआ है, राइट। सो इनका रेशो कितना है, अगर मैं यहाँ पे रेशो देखता हूं, सो BA का लेंथ है आपका √2 के बराबर और ये है आपका 5/3 √2 के बराबर, √2 कैंसिल होगा, 3 पलट के ऊपर जाएगा, मतलब ये 3:5 का रेशो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब AM/MC वाला जो वैल्यू है वो है ये चीज, ठीक है ना। तो कहां पे मार्क होगा, ये आपका मार्क होगा बेसिकली 3 के साथ में, ये आपका मार्क होगा 5 के साथ में, बस खत्म कहानी। सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब 3 जाएगा इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में, 5 जाएगा उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में, और M हम यहाँ से निकालना चाहेंगे। M क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्मेट से फिर आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे ना, राइट। सो दैट इज द रीजन कि M फाइंड करना हमें ठीक लग रहा है। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द कैलकुलेशन फॉर M। X कोऑर्डिनेट M का कितना होगा, राइट। सो यहाँ पे 3 जाएगा इसके अंदर तो हो जाएगा 7, फिर 5 जाएगा 1 के अंदर तो हो जाएगा 5, डिवाइड कर लेंगे दिस प्लस दैट मतलब 8 से, फिर 3 जाएगा इसके अंदर तो हो जाएगा 4, 5 जाएगा उसके अंदर तो हो जाएगा 0, डिवाइड कर लेंगे वापस 8 से, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंप्लीटली लिखता हूँ तो हो जाएगा 12/8, मतलब 4 से कैंसिल करके 3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2, राइट। M का कोऑर्डिनेट आ गया, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, इसके पहले वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला पे था, ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। अगेन कंसिडरिंग कि काफी बेसिक आइडिया है, तो आप लोगों ने शायद करा होगा जिन बच्चों ने अपीयर किया है 21 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर। ऑलराइट, पॉइंट 1 ये रहा, पॉइंट 1 वो रहा। मैं AM की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, सो सॉरी AM नहीं, क्या नाम रखना चाहिए हमने इसका, BM नाम रखना चाहिए, राइट। BM की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, सो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। स्लोप की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका हाफ -1 मतलब 3/2 एंड 3/2 - 2 मतलब आ जाएगा -1/2। सो 2 × 2 कैंसिल होगा, -3 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली y + 1 इज इक्वल टू -3x एंड देन +6 विच इज गिविंग अस 3x + y इज इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 वाली इक्वेशन ही हमें चाहिए थी, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। ऑलराइट, सो यहां से आप कंपेयर करके क्या निकाल पा रहे हैं, अल्फा बीटा निकाल पा रहे हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखना जरा एक बार, कंफर्म कर पा रहे हैं सारे बच्चे। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 10 के बराबर। डन। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हो चुका है, सेक्शन फॉर्मूला हो चुका है,
यहां देखते हैं क्या हो रहा है। रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस दिस। ओके, तो पहले तो स्ट्रक्चर यहां पर बनाना जरूरी है। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड उसके साथ में हमें अब कुछ और भी चीजें ड्रॉ करनी है। क्या क्या ड्रॉ करना है? एक हमें ड्रॉ करना है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो ड्रॉ हो चुका है। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एक बेसिकली आपकी वर्टिकल लाइन आ जाएगी एंड देन एक आ रहा है आपका y इक्वल टू 4, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी मदद से एक रेक्टेंगल बना है, ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल बना है। लेट द लाइन L परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन एंड डिवाइड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है ना, डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, यहां पे थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे हो सकता है। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन अगर आप यहाँ पे प्लॉट करके देखते हो तो वो क्या करने वाला है, वो बेसिकली एरिया के 2 इक्वल हिस्से डेफिनेटली करने ही वाला है। समझ रहे हो? ये हमारे पास में एक मेन डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए। कैसे? मैं अगर यहाँ पे डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूं, ठीक है ना, सो डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है यहां से पास होने वाली आप कोई सी भी लाइन बेसिकली यहां पे ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेट से आप ये वाली लाइन प्लॉट कर लो। अब इसने क्या किया है, इसने डेफिनेटली इस एरिया के 2 इक्वल हिस्से कर दिए हैं, राइट। अच्छा, लेकिन इस लाइन में खास बात क्या है, अभी मैंने रैंडमली बना दिया है ना। मैंने यहाँ पे एक्चुअली नोटिस पहले करना चाहिए था कि हमें जो दूसरी कंडीशन दी है वो क्या है कि यार वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है बेसिकली -3। सो परपेंडिकुलर के लिए 1/3 स्लोप की लाइन होना चाहिए। चलो बहुत ज्यादा गलत नहीं बनाए, है ना, जो भी बनाए ठीक बन गया है। पॉजिटिव स्लोप तो है कम से कम, ठीक है ना। सो 1/3 स्लोप की कोई लाइन है जो हमें यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ करनी थी, लेकिन वो पास कहां से होना चाहिए? वो लाइन पास होना चाहिए बेसिकली इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो कैलकुलेट करना फिर से काफी आसान है, क्योंकि अगर ये 0 है, ये 3 है और ये 4 है, तो आप सेंटर तक आने के लिए कितना आगे आना चाहते हो? 3/2, एंड यहां पे सेंटर तक जाने के लिए आप 2 हाइट पे पहुंचना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3/2, 2 के बराबर। सो यू कैन वेरी इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर नेचर इस्तेमाल करके अपनी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, x - 3y + लैम्डा = 0, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया। या फिर आपके स्लोप है, आपके इसमें यहाँ पे पॉइंट है, उसका भी यूज करके आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट मी यूज द परपेंडिकुलर वाला आइडिया, है ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। a और b को एक्सचेंज करना है, बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, है ना, याद आ रहा है। सो x - 3y + लैम्डा = 0 डेफिनेटली इज द फॉर्मेट ऑफ द लाइन दैट वी रिक्वायर। इसके अंदर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे? ये वाला पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, राइट। सो पॉइंट सेटिस्फाई करके कितना आ रहा है? यहाँ पे 3/2 आ रहा है, -6 आ रहा है, प्लस लैम्डा आता है। सो यहाँ से हमें मिलता है लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 - 3/2 विच इज हाउ मच? 9/2 के बराबर, राइट। 9/2 इज द वैल्यू फॉर लैम्डा, विच मीन्स वी नाउ हैव द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कितना आएगा इसका इक्वेशन? ये आ जाएगा बेसिकली x - 3y प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो वी हैव दिस लाइन जिसकी यहां पर हमें तलाश थी। लेकिन अब आगे और भी एक स्टेटमेंट पूछा है, वो क्या है? देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन इज व्हाट? सो पॉइंट ये रहा, डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मुला है हमारे पास में, पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। सो 1/2 एंड देन -5 डाल के प्लस 15, साथ में है 9/2, नीचे आ जाएगा अंडर के अंदर a² b², मतलब कितना आ जाएगा? अंडर के अंदर 10। एंड नाउ इफ यू नोटिस तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 5। ये दोनों मिलके 5 बन रहा है, 15 के साथ मिलके 20 हो जाएगा। 20 को √10 से अगर डिवाइड करना है, सो 2 × 10 को √10 से डिवाइड करना है, सो दैट विल गिव अस 2√10 एज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। अगेन लुक एट द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन अभी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर एक ये जो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपको लेकिन रियलाइज करते आना चाहिए कि यार हाउ द लाइन शुड बी। द लाइन शुड पास फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ऑलराइट, टू क्रिएट पोर्शंस ऑफ इक्वल एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। दिखने में फिर से बड़ा सवाल, लेकिन फिर से ज्यादा यहाँ पर ट्रबल नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप देखोगे, है ना, काफी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे ए और बी आपको दे रखे हैं, एंड उसके साथ में आपको ऑर्थो सेंटर दिया है कि ओरिजिन पे है, तो आपको थर्ड वर्टेक्स निकाल के बताना है, ठीक है ना। काफी स्टैंडर्ड आइडिया, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली डू इन क्लासेस, ठीक है। सो बताओ जरा, आपके पास में कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में क्या खास बात है कि आपके पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। एक है आपके उसमें 5, -1 एंड एक है आपके उसमें b विच इज -2, 3। हम क्या करना चाहते हैं? हम इसके ऑर्थो सेंटर के साथ में कुछ डिस्कशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप्स ड्रॉ कर लेना चाहिए। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप्स जहां पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, एंड एक्चुअली वो आपका ओरिजिन ही है,
इन दिस केस ऑर्थो सेंटर इज ओरिजिन, राइट। सो विद दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन व्हाट आई वांट टू गेट इज कि यार मेरा सी का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, अगर वो ये है तो मेरा इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। सो एक सिंपल सा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम AC का इक्वेशन निकाल के BC का इक्वेशन निकाल के दोनों को इंटरसेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या आएगा, C ही निकल कर आएगा। इक्वेशन निकालने के लिए अगर आप सोचो मुझे AC का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट तो ऑलरेडी है मेरे पास में, स्लोप नहीं है। स्लोप कहाँ से आएगा, स्लोप लाना आसान है। क्या बोलोगे आप कि अच्छा मेरे पास में ये जो BO का स्लोप है वो पहले देख लेते हैं कितना है। सो ये हो जाएगा आपका 3 - 0 एंड देन यहाँ से आएगा आपका -2 -0, ठीक है ना। तो बेसिकली कितना है, -3/2 के बराबर आपका स्लोप है, राइट। तो अगर इसका स्लोप -3/2 है तो AC का स्लोप अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए 2/3 के बराबर होना चाहिए। ये 2/3 के बराबर स्लोप हमने निकाल लिया। वैसे ही एक बार इसका स्लोप डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो O और A को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका स्लोप कितना है। सो ये आ जाएगा आपके बेसिकली -1/5 के बराबर। मतलब जो आपकी BC लाइन है परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका स्लोप 5 के बराबर आना चाहिए। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस प्रीटी इजीली। इतना ही अभी हमने किया है और कुछ खास किया नहीं है। एंड आई एम एबल टू राइट द नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि मुझे बताओ कि AC का इक्वेशन क्या होगा। सो AC का इक्वेशन होगा यहाँ पे A का वैल्यू एंड स्लोप का वैल्यू। सो y + y1 y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1 मतलब x - 5। वैसे ही अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने वाले हैं हम काय के लिए, BC की इक्वेशन के लिए। सो यहाँ पे आ जाएगा y - y1, सो y - 3 इज इक्वल टू स्लोप मतलब 5 इंटू x - x1 मतलब x + 2। सो हमें यहाँ पे बस ये चेक करना है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या वाकई -4, -7 आता है क्या। एंड क्योंकि हमें एक सिंगल एंटिटी चेक करनी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों में सेटिस्फाई करके देख लूँ रादर देन गोइंग अहेड एंड सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। बेटर क्या होगा, बेटर होगा कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना, एंड चेक करते हैं कि LHS RHS हमारे बराबर आएंगे या नहीं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू दैट। क्या करेंगे यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में हम डालते हैं x की वैल्यू -4। यहाँ पे -4 डालोगे तो क्या हो जाएगा -9, 3 से डिवाइड करके -3, 2 से मल्टीप्लाई करके -6, तो यहाँ पे आया है -6। अगर मैं y की वैल्यू -7 यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पर भी आएगा -6। -6 इक्वल टू -6 मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है इसके ऊपर। सेकंड वाले में भी अगर सेटिस्फाई करता है मतलब यही इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। x की वैल्यू डालनी है -4 डाल के हो जाएगा -2 यहाँ पे डाल के हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करके -10। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ -7 -3 हो जाएगा -10। बिल्कुल सही बात है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट वाकई हमारा कितना आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि C के ही बराबर है वो आ रहा है -4, -7। मतलब ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वैसे ही आप यहाँ पे एक बार डिस्कशन देख लेते हैं फॉर सेकंड स्टेटमेंट। इफ पॉजिटिव नंबर्स 2a, b एंड c आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP, then the lines this are concurrent at what point। ये तो और भी ज्यादा आसान सवाल है। इफ यू लुक एट इट तो आपको फैमिली ऑफ लाइंस का एक सिंपल सा आइडिया है जिसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, क्या कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि आपके पास में ये जो पर्टिकुलर लाइन है ax + by + c = 0, ये अंडर दिस कंडीशन एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ पे b को रिप्लेस कर देना चाहता हूं विथ द आइडिया ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दैट अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + c अपॉन 2, 2a + c अपॉन 2। एंड देन आपके पास में अब दो ही अननोन्स हैं यहाँ पे, दो ही वेरिएबल्स या दो ही पैरामीटर से कहना चाहिए, दो ही पैरामीटर्स हैं a एंड c। सो लेट अस ट्राई टू कलेक्ट द टर्म्स जो a के लिए अलग हैं एंड c के लिए अलग हैं। पहले अगर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी यहाँ पे ठीक है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो यहाँ पे 2ax बनेगा। अगर ओपन करते हैं 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2ay एंड देन cy बनने वाला है, 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2c बनने वाला है, राइट। सो नाउ इफ आई टेक द टर्म्स टुगेदर, जहां जहां पे मुझे सिमिलर सी चीजें नजर आ रही है, अगर मैं यहाँ से 2a कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे x + y बचेगा। यहां से अगर मैं c कॉमन निकालता हूं तो ये आपका y + 2 बचेगा। एंड दैट्स इट। ये जो दोनों पैरामीटर्स अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2a से डिवाइड कर सकते हो। 2a से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्लियरली L1 + लैम्डा L2 = 0 दिखाई देगा। मतलब यही आपका L1 है और दूसरा वाला आपका L2 है, राइट। ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, राइट। सो L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, तो y की वैल्यू तो देखो आपकी -2 आएगी ही आएगी, है ना। y = -2 आएगा यहाँ से, तो x कितना आएगा, y = -2 आएगा तो x यहाँ से निकलेगा। जब आप यहाँ पे -2 डालते हो तो इस लाइन में -2 डाल के x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, +2 के बराबर आनी चाहिए। सो द पॉइंट दैट वी शुड मेंशन एज द कॉन्करेंसी पॉइंट इज 2, -2। इन्होंने भी वही बोला है, बधाई हो। सो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका मतलब हमारा ट्रू है।
तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब आपका यहां पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां पर क्या बोला जा रहा है, लेट अ पॉइंट ए लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस L1 L2 सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2 इज दिस एंड दैट। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं, इनके बीच में कोई तो एक पॉइंट अब हमें यहां पे इमेजिन करना है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है लेकिन उसका L1 L2 से जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे नोटिस करते हैं कैसा है। ये अगर L1 है, ये अगर L2 है, सो L1 से 6 डिस्टेंस पे है, L1 से 6 डिस्टेंस पे है एंड L2 से 3 डिस्टेंस पे है बेसिकली। ठीक है ना, ओके। तो यहां कहीं मैं अपना पॉइंट ए इमेजिन कर रहा हूं। What we are doing after this, then area of the equilateral triangle ABC where B and C are points on L1 and L2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो बनने वाला है फिगर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक अगर लाइन इस तरह से जाती है तो एक लाइन कुछ ऐसी आ सकती है शायद, मे बी समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। ठीक है ना, ऐसा कुछ, एंड देन ये ऐसा ऊपर जाएगा। ठीक है, दिख रहा है क्या इक्विलेटरल? मान लो कि इक्विलेटरल है, फिगर कितना ही अच्छा बनेगा, रफ फिगर अल्टीमेटली, है ना। हमें तो अपने कैलकुलेशन पे भरोसा करना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अस, लेकिन हमें जो कंडीशन पता है वो क्या है कि अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ में देखता हूं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ में देखता हूं तो वो क्लियरली हमें 3 एंड 6 के बराबर पता है। ठीक है ना, ऊपर वाला शायद 6 है, राइट, इसलिए हमने इसको बड़ा बनाया है, एंड नीचे वाला आपका 3 है। ठीक है, सो मेरे पास में अगर ये दोनों डिस्टेंसेस है तो इनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, मुझे देखो यहां पे अल्टीमेटली बताना क्या है, देन एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, एरिया बताना है, मतलब मुझे साइड लेंथ बताना है। साइड लेंथ पता चल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। साइड लेंथ ए के बराबर मान लेते हैं। साइड लेंथ अगर मैं यहाँ पे ए के बराबर मानता हूं, ठीक है ना, ये अगर मेरा ए लेंथ है, अगर ये मेरा ए लेंथ है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल देख के थोड़ा तो कुछ हो रहा है। देखो ये तो पक्की बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंट्रोड्यूस सम ट्रिग्नोमेट्री ओवर हियर। ट्रिग्नोमेट्री कैसे इस्तेमाल करेंगे इफेक्टिवली वो देखो ध्यान से। लेट मी टेक दिस एंगल इक्वल टू थीटा, कोई भी एक एंगल पकड़ सकते हैं और फिर उसी एंगल को बेसिकली हम चेस करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है ना, कि भाई हम इसको अगर थीटा बोल रहे हैं, इसको हम π/2 ऑलरेडी जानते हैं, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, राइट। इसके बीच वाला जो एंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री ऑलरेडी है, तो जो बच गया है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 180 में से हमें क्या क्या हटाना है, 180 में से एक तो 60 हटाना है और क्या हटाना है, 90 माइनस थीटा भी हटाना है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव। तो यहां से क्या है, 90 कैंसिल करके 60 कैंसिल करके यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके ये एंगल ओवरऑल आपका 30 प्लस थीटा बन जाएगा, सिंपल। तो हमने बेसिकली एक ही अननोन के टर्म्स में यहाँ पे जितने भी एंगल्स इंपॉर्टेंट हमें फील हो रहे थे वो पहले तो मार्क कर लिए। ठीक है ना, ये आ गया है आपका 30 प्लस थीटा। ओके, हाईलाइट कर लें इसको थोड़ा सा, काफी सारी चीजें लिख दी हमने। तो एक है थीटा, एक है 30 प्लस थीटा, ये दो एंगल्स हमारे लिए जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 3 और थीटा की मदद से एंड 6 एंड थीटा की मदद से कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं यूजिंग ए। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाली साइड क्या है आपकी, थीटा के सामने वाली साइड 3 के बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब जो ए साइन थीटा है, जो ए साइन थीटा है वो आपका 3 के बराबर होना चाहिए क्या, ए, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस की तरह ट्रीट होगा। ये नीचे वाला जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ना, उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ध्यान से, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ए है और आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 के बराबर है। सो दैट इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। एंड नाउ इन दिस ऊपर वाला ट्रायंगल, है ना, आप यहां पे देख सकते हो साइड लेंथ ए है और ए का cos दिस एंगल इज इक्वल टू 6। सो ए का cos ऑफ दैट एंगल विच इज 30 प्लस थीटा इज एक्चुअली 6 के बराबर। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, हम यहां से ए डेफिनेटली निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहां पे पहले क्या निकालना इजी है, यहां पे थीटा पहले निकालना इजी है, पहले थीटा निकाल लेते हैं। अगर आपको कोई तरीका नजर आ रहा है जहां से आप पहले ए निकाल सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा, बट ट्राई टू फाइंड इट। मुझे लगता है कि थीटा निकालना ठीक रहेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली थीटा से ज्यादा काम नहीं है, हमें तो किससे मतलब है, हमें तो वैसे भी ए से ही मतलब है कि एरिया उसके बाद में एकदम से आ जाएगा, राइट। बट ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, cos ऑफ 30 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 के बराबर। थीटा में इक्वेशन बनी है, इसको उस तरफ भेजते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो cos है cos b, है ना, मतलब कितना हो जाएगा √3/2, उसके साथ में cos थीटा, एंड माइनस साइन है साइन b, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, उसके साथ में साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा के बराबर। तो इसको उस तरफ भेज के हम क्या बना सकते हैं, tan थीटा में काफी कंफर्टेबल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5/2 साइन थीटा, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा बेसिकली कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3/5।
मैं अगर इस इक्वेशन से ए का वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे साइन थीटा चाहिए, तो हम यहां पे अपना एक नया ट्राइंगल इमेजिन करते हैं विच शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। दिस इज जस्ट न्यू ट्राइंगल जो हम ट्रिग्नोमेट्री में रेगुलरली बनाते आते हैं, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे √3 मार्क करेंगे, यहाँ पे 5 मार्क करेंगे, तो यहाँ पे कितना मार्क करेंगे। सो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 25 और यहाँ से आ जाएगा 9, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू, सॉरी 9 नहीं 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया आपका √28 आ गया। 28 में से हम यहाँ पे 4 बाहर निकाल के इसको क्या बोल सकते हैं, 2√7 बोल सकते हैं, राइट। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेट नाउ। मैं यहाँ पे साइन थीटा बोल सकता हूँ कितना, √3/2√7 के बराबर है। उसको यहाँ पे डाल के ए आ जाएगा, ए आ गया तो भाई पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये सुनो, कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि ए आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्योंकि हमें ऑलरेडी किसके टर्म्स में पता होता है, ए के टर्म्स में पता होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे लास्ट फ्यू स्टेप्स हैं उनको कर लेते हैं। सो लेट मी टेक अप दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अगेन। सो नाउ आपका जो ए है उसके अंदर साइन थीटा लिखना है, इस ट्राइंगल से लिखने वाला हूं √3 अपॉन दिस वैल्यू, √3/2√7। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहां से इसको √3 करके कैंसिल करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2√21 के बराबर आई गेस, है ना। देख लो एक बार ध्यान से, एक तो √3 बन गया है, √7 गया है, तो ए का वैल्यू आ गया है। ए का वैल्यू आ गया है तो एरिया भी अगले स्टेप में ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो एरिया कितना होता है हमारा, √3/4 a² के बराबर होता है ना। तो अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरे पास में √3/4 के साथ में a² करने पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 4 और उसके साथ में आएगा 21। सो यहां से 4 and 4 हो जाएगा कैंसिल। सो 21√3 इज द आंसर। 21√3 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होना चाहिए। डन। खेलना ही तो है, ट्रिग्नोमेट्री का खेल है यहां पर, है ना। बाकी थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वगैरह के हिसाब से आपका फिगर रेडी हो गया है, बट अगर आप वैसे देखोगे तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन का कहां काम है, क्या काम है स्ट्रेट लाइन का इसके अंदर। ये एक्चुअली क्वेश्चन वैसे ट्रिग्नोमेट्री का है ना, ऐसे देखा जाए तो। बट यू माइट फाइंड सम सॉल्यूशन जिसके अंदर टीचर्स ने या स्टूडेंट्स ने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व किया है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है जहां पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली स्किप कर दिया है पूरी तरह से। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है विद ऑर्थो सेंटर एट द ओरिजिन। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल के ऑर्थो सेंटर कौन बोलता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर सब सेम होता है, ठीक है ना। और हमारे लिए कन्वीनियंट वैसे हमेशा सेंट्रोइड ही होता है, ठीक है। सो अगर आप इसी को सेंट्रोइड इमेजिन करना चाहो तो पहले तो वो कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें साथ में कहां अच्छी लगती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर बोलने का मतलब ही नहीं है। लेट एबीसी बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड ऑर्थो सेंटर आपका ओरिजिन पे है, एंड बीसी का लेंथ, बीसी का साइड का इक्वेशन आपके पास में यहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। करना क्या है लेकिन हमें, अगर हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं इस पॉइंट पे कुछ ऐसा ABC, ओके। सो हमारे पास में जो ऑल्टीट्यूड होगा वही मीडियन होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ यही है, ठीक है ना। तो ये जो हमने अभी प्लॉट किया है इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या लाई करेगा, इसका मतलब ओरिजिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट। क्योंकि ओरिजिन आपका ऑर्थो सेंटर है, वही आपका सर्कम सेंटर भी है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास में अगर ये ओरिजिन है जो बेसिकली एक पॉइंट है और मेरे पास में एक साइड का इक्वेशन है, राइट। सो एक बेसिक आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है वो ये तो डेफिनेटली होना ही चाहिए कि आई कैन फाइंड दिस डिस्टेंस OM। OM डिस्टेंस में फाइंड कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं। वैसे आगे फाइंड मतलब एक पॉइंट है, एक लाइन देखिए, ये चीज तो दिमाग में आती है, लेकिन आगे एक्चुअली क्या फाइंड करना है देखते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स A आर अल्फा बीटा, तो A के वर्टेक्स तक जाना है बेसिकली, मुझे समहाउ A का वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं OM, है ना। OM कितना आ जाएगा, OM आपका यहां पे बड़ा ही आसान है, 0 0 इसके अंदर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 बचेगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर A² + B² मतलब 3 के बराबर वैल्यू आ रही है। देखो जरा ध्यान से, ये 8 बनेगा, ये 1 बनेगा, सो सिंप्लीफाई करके 3 आएगा, मतलब ये 4/3 के बराबर आपकी वैल्यू है, राइट। और क्योंकि ये जो O है ये सेंट्रोइड भी है, और सेंट्रोइड AM को, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहां से अगर मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट या एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो A से लेके O तक का डिस्टेंस है वो 8√3 के बराबर होना चाहिए। क्या ये भी एकदम नोन एंड सिंपल फैक्ट है आप सभी के लिए, इसके अंदर कुछ डिफिकल्टी तो नहीं फील हो रही, सिंपल चल रहा है सब कुछ। मैंने
ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस निकालिए। अब क्या मैं ए से लेकर ओ तक का डायरेक्शन बता सकता हूं क्या, ये बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रहा है? डेफिनेटली बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में जो बीसी है उसका स्लोप भी अवेलेबल है। स्लोप ऑफ बीसी जो है ना, वो कितना है? अगर आप ध्यान से देखते हो -1/2√2 के बराबर है। सो इफ दिस इज द स्लोप, देन स्लोप ऑफ एओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2√2 के बराबर, मतलब ये tan थीटा का वैल्यू है। तो जरूरत पड़ने पे मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? जरूरत पड़ने पे मैं यहां से sin थीटा cos थीटा निकाल सकता हूं, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल एक्स्ट्रा खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अब अगर मैं जानता हूं कि ये कितना दूर है और कितने एंगल पे मैं जाना चाहता हूं, तो मैं पैरामीटर की इक्वेशन यूज कर सकता हूं। बस इसके अंदर ही ध्यान रखना, अगर आप एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट तक पहुंचना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली ओरिजिन के कंपैरिजन में ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, ये एग्जैक्ट फिगर में चेक कर लिया करो, ठीक है ना? उससे थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा रहती है। इस क्वेश्चन में हालांकि जहां तक मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ यू जस्ट ड्रॉ रफ एक्चुअल स्केच ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर, देन इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड देन उसके बाद में हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन कैसी है? नेगेटिव स्लोप की लाइन है, एंड दोनों ही इंटरसेप्ट इसके पॉजिटिव है ना? x = 0 डालोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव निकलने वाली है, y = 0 डालोगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव निकलने वाली है। मतलब इस लाइन को अगर मैं इमेजिन करना चाहूं तो इस टाइप की कोई लाइन है, ठीक है ना? सो व्हाट यू सी इज कि इस लाइन के कंपैरिजन में ओरिजिन यहां है, और उसी के डायरेक्शन में आगे जाके आपके पास में क्या आने वाला है? ए आने वाला है, ठीक है ना? सो द डायरेक्शन दैट यू आर टेकिंग इज बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एज कंपेयर टू ओ। सो ओ से ट्रैवल करके अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपने यहां पे डिस्टेंस को क्या लेना चाहिए? -r जैसा लेना चाहिए, ठीक है ना? ताकि आप नीचे वाले पॉइंट तक पहुंचो। तो यहां से आपका अल्फा बीटा सही तरीके से निकल कर आएगा। ओके, करना क्या है? वो तो सेम ही चीज है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है ताकि हम कहां तक पहुंच पाए? ए के कोऑर्डिनेट तक पहुंच पाए। ए के कोऑर्डिनेट तक अगर मैं पहुंचना चाहता हूं तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखती कैसी है? x - x1 अपॉन cos थीटा। अच्छा, cos थीटा निकाला नहीं है, निकालना पड़ेगा, अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। cos थीटा, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा मुझे फिर से, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका यहां पर बन रहा है उसके अंदर थीटा अगर एंगल है तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, मतलब ये डिस्टेंस, ये वैल्यू हमें पता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपकी 3 के बराबर हो जाएगी, राइट? ये आपका 3 के बराबर होना चाहिए, बढ़िया है। सो आपके पास में बेसिकली अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट है तो cos थीटा की वैल्यू हम यहां से 1/3 पिक करके डाल सकते हैं ना? cos थीटा की वैल्यू 1/3 पिक करके यहां पे डाल दी, तो फॉर्मूला क्या है? x - x1 अपॉन cos थीटा। राइट हैंड साइड में क्या आता है? y - y1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा कितना हो जाएगा? 2√2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2√2 अपॉन 3 हो जाएगा। राइट, और उसके आगे क्या आता है? r, कि हम कितना दूर जाना चाहते हैं। तो कितना दूर जाना चाहते हैं? 8/3 डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं। सो 8/3 लिखो, लेकिन साथ में एक माइनस साइन भी लगाओ, बिकॉज हम नीचे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? थोड़ा सा और नीचे की साइड जा रहे हैं एक्चुअल ज्योमेट्री देखने के बाद। सो यहां से क्या होगा? यहां से आपका x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वही एक्चुअली आपका अल्फा है। सो x = अल्फा = कितना आ जाएगा? -8/9 आ जाएगा, एंड आपका जो y है दैट इज इक्वल टू बीटा, वो कितना आ जाएगा? -16√2 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपके अल्फा बीटा के वैल्यूज हैं। तो यहां पर देखो क्या है, मॉड भी दिया इन्होंने इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव निकल कर आने वाला है। सो बीटा में √2 मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, राइट? सो अल्फा प्लस √2 बीटा, अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई करके 32, राइट? 32 8 मिलके हो जाएंगे 40, लेकिन विद माइनस साइन। सो ये आ जाएगा -40 अपॉन 9। मॉड लगा के अगर हम बात करें तो ये बनता है बेसिकली आपका 40 अपॉन 9। एंड हमें क्या बोला है अल्टीमेटली एज एन आंसर रिपोर्ट करने के लिए? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब जीआईएफ लेके आपको यहां पर इसका आंसर बताना है। सो 40 अपॉन 9 का जीआईएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? है ना, क्योंकि 4 टाइम्स तो 36 कंप्लीट ही जाता है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, राइट? एंड 4 पॉइंट समथिंग का क्या करना है हमें? यहाँ पे जीआईएफ करना है, 4 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ करना है, एंड जीआईएफ करके आपका फाइनल आंसर फिर 4 आप रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट? सो 4th आंसर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। क्लियर? ऑलराइट, सो पैरामीट्रिक का यहाँ पर जो है आपका डिस्कशन यहाँ पे हमने हल्का सी यूज किया है। आई गेस दिस इज द मोस्ट एलिगेंट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना? कि सर मेरे पास ये इक्वेशन है तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अगर है तो मैं यहाँ पे वो tan थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके दोनों लाइन्स की कुछ निकालना चाहूँगा, ऐसा कुछ आई डोंट नो वो काम भी करेगा कि नहीं। आई डोंट थिंक उतना अच्छे तरीके से काम करेगा वैसे वो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास में बी और सी के अभी नहीं है, तो जानू मेरे दिमाग में वैसे भी सबसे पहले यही आया है ना, तो आई वाज एनीवेज वेरी हैप्पी विद दिस अप्रोच। आप देखो अगर आप और भी कुछ यहाँ पे सोच पा रहे हो तो, ठीक है? बाकी दिस लुक्स प्रीटी मच इट। ऑलराइट,
और क्या कर सकते थे, और हम क्या कर सकते, हाँ एक और काम कर सकते हो, थोड़ा सा भी यहाँ पे दिमाग में आया है कि हम क्योंकि ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर ही पूरी बात करें और हमें पता है कि 2:1 का रेशो है, क्योंकि 2:1 का रेशो है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। तो आप इमेजिन करो आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में आपको ये वाला एंड पॉइंट पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। सो रादर देन फाइंडिंग द डिस्टेंस, आप डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करो, ये काम किया जा सकता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है, ये बीच वाला पॉइंट आ गया है, और ये रेशो 1:2 होता है, ये तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। इसको फिर आप अल्फा बीटा बोल के फिर अपना काम कर सकते हो सेक्शन फॉर्म में। हाँ यार, ये एक्चुअली और अच्छी लग रही है मुझे, नाउ दैट आई हैव स्पोकन इट आउट, क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। यस, इसका मतलब क्या है कि वो मेथड 2 यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है। लेट मी मार्क इट एज मेथड 1 एंड लेट मी मार्क दैट एज मेथड 2, ठीक है ना। ओके, चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए ये वाली अप्रोच। जब मैं सॉल्व कर रहा था पहली बार, जब मैंने सवाल देखा था तो नहीं आया था दिमाग में, बट नाउ आया है तो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सो आइडिया क्या डिस्कस किया हमने यहाँ पे कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, लाइन की इक्वेशन हमारे पास में है ऑलरेडी, बीसी लाइन की इक्वेशन, इसके ऊपर एम पॉइंट निकालते हैं विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला क्योंकि काफी सिंपल है, हमें याद होता है, डायरेक्टली वाला वैल्यू निकल कर आ जाएगा। रेशो हमें यहां पर पता है, रेशो हमें यहां पर पता है कि ये बेसिकली 1:2 का डिवीजन होता है, और ये बीच वाला पॉइंट भी हमें 0,0 पता है, ऊपर वाला पॉइंट आपका अल्फा बीटा है, राइट। सो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते से ही आपके उसमें यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा बीटा निकल कर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी बढ़िया सवाल है। लेट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 एंड मीटिंग द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दैट, अंडर के अंदर 2/3 के बराबर डिस्टेंस आना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट पी बी θ1 एंड θ2। तो θ1 प्लस θ2 आपका कितना होगा ये हमें निकाल के बताना है। ओके, करते हैं थोड़ा कुछ फिगर वगैरह बना के स्टार्ट करते हैं, देन वी विल सी कि क्या चल रहा है। कुछ तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एक लाइन बढ़िया तरीके से बनी हुई है, x + y = 6 इज ए गुड लाइन, है ना, ऐसी अच्छी सी आपकी लाइन है। इसके साथ में हमने क्या किया है, इसके साथ में हमने बेसिकली एक पॉइंट निकाला है 2,3। सो 2,3 कैन बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया है, आपने इस डिस्टेंस पे जाने का सोचा, आपने इस डिस्टेंस पे जाने का सोचा, तो इस डिस्टेंस पे गए हो तो आपके इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, आपके इसमें 2 पॉसिबिलिटीज निकले हैं, है ना। ये जो सेम डिस्टेंस है ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो 2 आंसर्स आपके पास में आए हैं। ये जो आपके एंगल्स बन रहे हैं, ये जो आपके एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, अगर मैं इनको दिखाना चाहूं तो ये कैसा बन सकता है, ये एक आपका θ1 बन रहा है और वैसे ही ये आपका एक θ2 बन रहा है, ठीक है ना। सो θ1 θ2 के साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे θ1 θ2 के साथ में आप यहाँ पे इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये कितने डिस्टेंस पे जा रही है, ये आपका अंडर के अंदर 2/3 डिस्टेंस पे जा रही है, ऑलराइट। अच्छा, पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2,3 है, ऑलराइट। लेट द एंगल्स मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे एंगल θ1 θ2 आपके ऑलरेडी बन रहे हैं, ये बात हमें पता है। और आपको अगर यहाँ पे θ1 + θ2 ही निकालना है, देखो एक आइडिया तो ये है कि हम यहाँ पे पैरामीट्रिक वाला आइडिया फिर से इस्तेमाल करें, है ना। पैरामीट्रिक वाला आइडिया क्या है, पैरामीट्रिक वाला आइडिया पहले आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वर्थ डिस्कसिंग, कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है आपको यहाँ पे। सो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं लेट अस से इसको अलग अलग θ1 θ2 ना बोल के, पहले अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P जो है यहाँ से इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालता हूँ, है ना, इस डिस्टेंस पे अगर मैं एक पॉइंट निकालता हूँ, R डिस्टेंस कितना है हमारा, अंडर के अंदर 2/3 के बराबर है। सो जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा वो ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए ना, यही तो कंडीशन हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सो अभी इस लाइन को भी पकड़ के रखते हैं अलग से, है ना, और अपना खुद से एक पैरामीट्रिक वाला कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो हाउ मच विल दैट बी, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 2,3 से, सो x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन sin थीटा, एंड कितना दूर जाना है हमें यहाँ पे, अंडर के अंदर 2/3 डिस्टेंस के बराबर जाना है। सो अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस अंडर के अंदर 2/3 के साथ में cos थीटा, और ये आ जाएगा y के साथ में 3 प्लस अंडर के अंदर 2/3 के साथ में sin थीटा।
ये जो आपके इसमें एक्स और वाई आए हैं ये फॉर श्योर किसके ऊपर लाई करना चाहिए, ये लाई करना चाहिए आपके इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अगर मैं सेटिस्फाई करवाता हूं इसको तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास में यहाँ पे थीटा में ही कुछ ना कुछ इक्वेशन निकल कर आएगी। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट, राइट। सो एक्स की जगह क्या चला जाएगा, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक्स के प्लेस में जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2/3 के साथ में कॉस थीटा, एंड उसके साथ में जाएगा आपका प्लस वाई मतलब 2/3 अंडर रूट के अंदर साइन थीटा, एंड ये इक्वल टू कितना है, 6 के बराबर है, राइट। अच्छा, अगर इसको देखते हुए हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या कैंसिलेशन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये 2 है ये 3 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां से √2/3 कॉमन निकाला जा सकता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जैसा कुछ आपके पास में यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा अच्छा सा, ठीक है ना। उस तरफ जाके 1 बना था नहीं, ये 3 और 2 उस तरफ जाके 1 बनाएंगे, एंड देन ये जो आपने √2/3 कॉमन निकाला है उसको राइट हैंड साइड में अगर मैं पुश करता हूं तो ये √3/√2 बनने वाला है, राइट। और इसको अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं तो कंप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे √2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, यहाँ पे √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका √3/2 के बराबर, ये ऑलरेडी अच्छा लगने लग गया है, और ये भी कंबाइन हो जाएगा आपका किसमें, साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 में कंबाइन हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा आपका कितना, √3/2 के बराबर। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ समथिंग का आंसर आपका √3/2 के बराबर कब कब आ सकता है। ऑलरेडी हमें पता है कि 2 आंसर्स आपके यहाँ पे आने वाले हैं, तो ये और भी एक अच्छी बात है कि हम एक आंसर पे नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। वी विल नॉट जस्ट से कि ये π/3 है, वी विल ऑल्सो से कि 2π/3 भी हो सकता है, राइट। सो आपके यहाँ पे जो थीटा प्लस π/4 है ये आपका π/3 भी हो सकता है, एंड थीटा प्लस π/4 जो है ये आपका 2π/3 भी हो सकता है। सो अंडर दिस सिनेरियो हम क्या कहते हैं कि आपका थीटा जो है या तो π/12 हो सकता है, या फिर यहां से देखते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 8 - 3 5 π/12 हो सकता है, राइट। सो इफ दीज आर द डिफरेंट आंसर्स, तो यही तो θ1 θ2 दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं जो ऑलरेडी वो क्वेश्चन में हमें दे रहा है, तो इन्हीं का एडिशन करके आपको फाइनली बताना था, है ना। इनको अगर आप ऐड करते हो तो 6 π/12 बनेगा, 6 π/12 इज बेसिकली π/2, π/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये एक अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है यहां पर, क्योंकि हमने फिर से क्या किया है, अपने पैरामीट्रिक इक्वेशन को समहाउ इनकॉर्पोरेट किया है डिस्कशन में। लेकिन अगर ये फिगर आपने बना लिया है, अगर नहीं बनाया फिगर तो फिर तो आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी तो देखो नहीं है, लेकिन अगर आपने फिगर बना लिया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहां पे बिना किसी एडिशनल इक्वेशन के डायरेक्टली अपना आंसर ही फाइंड कर लो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ट्राई तो कर ही सकते हैं, कैसे करेंगे? यहां पर हम अगर देखते हैं तो आपके पास में ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है 45 डिग्री वाली आपकी लाइन है कि नहीं, ये आपकी 45 डिग्री है। यहां पे ये वाला एंगल आपका θ1 है और ये वाला एंगल आपका θ2 है ना। हमें इन्हीं एंगल्स की बेसिकली बात करनी है, ओके। सो इफ यू वांट टू टारगेट दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्या एक इस तरह का ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है जिसमें ये जो डॉट एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है क्या? ये जो डॉट एंगल है ये अंदर वाले दोनों ही एंगल्स के सम के बराबर होना चाहिए, मतलब ये θ2 + 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए क्या? ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्या कहते हो? क्योंकि ये डॉट एंगल इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल के एंड पॉइंट्स यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसको इमेजिन करो एक बार, ठीक है ना। पिंक वाले जो डॉट है उनको इमेजिन करो, तो उसका एक्सटर्नल एंगल बेसिकली डॉट एंगल है जिसको मैं θ2 + 45 बोल सकता हूं। और जो इस साइड वाला डॉट है ना, ये दोनों डॉट आपके सेम के होंगे क्योंकि हम सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो यहां पर ये जो बना है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है, राइट। सो उधर वाला जो डॉट है आपका, ये जो आपका डॉट है, इस डॉट के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो फिर से एक ट्राइंगल नोटिस करो, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट एंड अगेन ये वाला डॉट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपके θ1 एंड 45 डिग्री कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो आपका बचा है ये टॉप वाला एंगल जो आपका बचा है इस ट्राइंगल को नोटिस करते हुए वो कितना हो जाएगा? 180 - θ1 + 45 हो जाएगा क्या, राइट। और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। सो यहां से हमारे पास में कितना आ रहा है? 135 - θ1, ऊपर वाला एंगल 135 - θ1 है और नीचे वाला आपका कितना आ रहा है? θ2 + 45 आ रहा है, राइट। सो अगर आप इधर उधर करते हैं तो यहां से θ1 + θ2 आपका 90 डिग्री आता है, ओके। सो ये भी एक शानदार तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का,
जिसके अंदर ये जो पिंक कलर से आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना, बस उतना ही है, कैलकुलेशन आपका उतना ही है बस। ऑलराइट, आप यहां पे लेकिन उसके लिए फिगर अगर बनाओगे और सही फिगर बनाओगे तो ही यहां पर इस तरह से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर फिगर बनाना पसंद नहीं है देन ये वाला अप्रोच, इसलिए मैंने आपको पहले बना दिया है। ये पूरा ज्योमेट्री का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, डन। नो पैरामेट्रिक, नो इक्वेशन सॉल्विंग, नो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हमें तो ये भी नहीं आता सर, हमें ये भी नहीं आता, ठीक है। तो फिर आप ये वाला अप्रोच ही फिर फॉलो करो, जहां पर हम फिगर के थ्रू ही यहाँ पर ट्रायंगल देख के अपने एंगल्स की मदद से डायरेक्टली एंगल पे ही पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां पर क्या हो रहा है, सर्कल फाइनली स्टार्ट हुआ है। हम यहाँ पे आज स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स दोनों करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या है यहां पर सवाल आपका, इफ P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल दिस एंड Q इज अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, तो हमें आगे कुछ कैलकुलेशन करनी। प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो क्या हो रहा है, एक तो है सर्कल आपके पास में, सर्कल, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता हूं, पता है क्यों? सर्कल बना के कोई खास मतलब नहीं है। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट चाहते हैं। सो लेट दिस बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम क्या करते हैं, पूरा सर्कल नहीं बनाते, एक पॉइंट ले लेते हैं जो उसके ऊपर लाई करे। और गारंटी कैसे ले सकते हैं कि उसके ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, रेडियस इसका क्योंकि 2 है, सो 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, ये डेफिनेटली क्या है, आपके उस सर्कल के ऊपर ही लाई करने वाले पॉइंट है। अच्छा, फिर से एक दूसरा पॉइंट Q जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। फिर से मैं पूरी लाइन नहीं प्लॉट करना चाहता, मैं केवल और केवल इस Q पॉइंट को ही लिख लेना चाहता हूं, ठीक है ना। Q पॉइंट इज समथिंग विच लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। वो देखी जाएगी बात कि इसको कैसे गारंटी करेंगे कि उस लाइन पर लाई कर रहा है। बट देन ये जो प्योर Q है, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आपके पास में है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। अच्छा, इसके अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको देख के, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि Q इमेज है P का इन गिवन लाइन? जल्दी बताओ कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन L। तो हम यहां पे Q के ऊपर काफी इजीली कमेंट कर सकते हैं एंड देन वी विल सी कि आगे इसको और कैसे हम प्रोसीड करके लेके जाएंगे। सो रादर देन अज्यूमिंग सम पॉइंट व्हिच लाइज ऑन दिस, लेट अस कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड देन वो थीटा के टर्म्स में जो आएगा उसको लाइन पे डालेंगे, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। थीटा के टर्म्स में जो पॉइंट आया था उसको लाइन में सेटिस्फाई करवा दिया था, वैसे यहां पर भी करेंगे, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि किसी एक लाइन पे लाई करता है, उसकी इक्वेशन हमारे पास में ऑलरेडी है, राइट। ठीक है, तो आप यहां पर जो है अपना काम शुरू करो। क्या करना चाहेंगे हम यहां पे, सबसे पहले हम यहां पे इस पॉइंट का इमेज निकालने की कोशिश करेंगे। लाइन कौन सी है, ये वाली आपकी लाइन है, ठीक है बेटा। सो पॉइंट ये रहा, लाइन ये रही, तो हम यहां पे Q के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं इमेज के फॉर्मूले से। ऑलराइट, सो x माइनस x1 अपॉन a मतलब 1, y माइनस y1 अपॉन b मतलब -1, -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब कितना हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा एंड देन प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 2। ठीक, इमेज का तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता है ना हमें। ऑलराइट, सो यहां से 2 जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एक-एक करके। पहले इनको कंपेयर करो, फिर इसको कंपेयर कर लेना। सो अगर आप कंपेयर करते हो, माइनस साइन अंदर भेजोगे, माइनस साइन अगर अंदर भेजोगे तो यहां से -2 cos थीटा, यहां से -2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया है वो वैल्यू कितना है आपका x का, 2 sin थीटा -1। और वैसे ही y के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो पहले -1 को उस तरफ भेजोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फिर से 2 sin थीटा कैंसिल होगा, बचेगा कितना 2 cos थीटा प्लस 1। सो जो पॉइंट्स आए हैं बिल्कुल भी डरावने नहीं है, बढ़िया पॉइंट्स आए हैं। इनमें खास बात क्या है कि किसके ऊपर लाई करेंगे, ये हमारे गिवन लाइन के ऊपर लाई करेंगे। गिवन लाइन कौन सी है, 5x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो लेट मी टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। लाइन क्या है हमारे पास में, लाइन है हमारे पास में 5x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम अपना जो q का कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करवाना चाहेंगे। सो 2 sin थीटा -1 डालते हैं इसके अंदर, 2 sin थीटा -1, y की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा प्लस 1, उसके साथ में क्या है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फिर से थीटा में आपकी एक इक्वेशन बनी है, क्या है हमारे पास में
10 sin थीटा एंड देन -5 एंड देन +2 cos थीटा +1 +2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से कितना बचेगा, 5 उस तरफ जाएगा, 3 उसके साथ में कैंसिल करके राइट में 2 बचेगा। सो वी हैव 10 sin थीटा एंड वी ऑल्सो हैव 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2। ऑब्वियसली 2 से कैंसिल कर लेते हैं। सो 5 sin थीटा एंड देन cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में अभी इक्वेशन आई है। हम करना क्या चाहते हैं वो अभी यहां पे नोटिस हमें करना चाहिए। करना क्या है लाइफ में, ये अगर पता चले तो हम यहां पे ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, राइट? ओके, सो लेट्स सी। हमें निकालना है 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स। पी जो भी यहां पे हो सकता है, पी के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इसका मतलब सो पी जो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हमें क्या करना है, उसका उनके सारे एब्सिसास का सम करना है और फिर उसका 13 टाइम्स यहां पर करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। तो न्यूमेरिक पैटर्न का क्वेश्चन है तो कुछ फ्रैक्शन आ रहा होगा, इसलिए 13 मल्टीप्लाई करने से यहां पे वो इंटीजर बन जाएगा शायद। एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। किसका एक्स कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट। पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 cos थीटा। सो मतलब cos थीटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। cos थीटा आ जाएगा तो मैं यहां पे उसको 2 कर ही लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है। सो व्हाट आई डोंट वांट इज बेसिकली sin थीटा। सो लेट मी डू वन थिंग, ये cos थीटा उस तरफ लेके जाते हैं और फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करवा लेंगे। cos थीटा अगर उस तरफ ले जाके मैं स्क्वायरिंग कराता हूं तो यहां पे मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में sin स्क्वायर बनेगा ना, तो sin स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - cos स्क्वायर इजीली लिख सकता हूं। सो 25 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। समझे क्या? और यहां से आपको मिलेगा 25 - 25 cos स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा एंड देन -2 cos थीटा। सारी चीजें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूं तो मेरे पास में क्या, राइट हैंड साइड में पुश कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में पुश करता हूं तो कितना आ जाएगा, 26 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा एंड देन -24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में अभी अरेंजमेंट आ रहा है। सो यहां से मैं क्या करूंगा, थीटा निकालूंगा। थीटा के ऊपर मैं यहां पे अपनी कैलकुलेशंस करके इसके अंदर यूज करूंगा। जितने भी पॉसिबल आंसर्स आ पाएंगे उनको मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, फिर एडिशन करूंगा उनका। लेकिन कितना अच्छा हो कि हमें ये सब काम ना करना पड़े, ठीक है ना। यहां तक आने के बाद में वो जो मैं बोल रहा हूं वो कर सकते हो आप। यहां पे थीटा के लिए सॉल्व करो, मतलब cos थीटा के लिए सॉल्व करो। cos थीटा के लिए सॉल्व करना है, थीटा के लिए तो सॉल्व करना ही नहीं, cos थीटा के लिए ही सॉल्व करना है। cos थीटा के लिए सॉल्व करके यहां पर अपनी वैल्यू डाल सकते हो, राइट। लेकिन कितना अच्छा हो कि मैं यहां पे अगर 2 cos थीटा पहले से ही बना के रख लूं। अगर मैं 2 cos थीटा पहले से ही बना सकता हूं तो हमारे यहां पे काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं हम। यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक 2 तो देखो मैं इसको दे ही सकता था, लेकिन यहां पे इसको एक और 2 चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। एक और 2 इसके पास में है नहीं, तो क्या करते हैं, इसके अंदर 13 के साथ में एक्स्ट्रा 4 क्योंकि मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो 2 पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवा लेता हूं मैं, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास में आ गई, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैं x कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूं ना। 2 cos थीटा क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट है, उसी के ऊपर हमें कमेंट करना है, तो मैं इसको x स्क्वायर ही लिख देना चाहता हूं। एंड वैसे ही ये भी आपका 2 cos थीटा है, तो इसको मैं x लिख देना चाहता हूं। सो नाउ वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्टली द वैल्यूज। हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि अब यहां पे जो अलग अलग आंसर्स आने वाले हैं उनमें जो भी x की वैल्यूज हैं उनके सारे ही वैल्यूज का सम करके बताओ, तो यार वो तो इसी के सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे ना। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा आपका, 2/13 हो जाएगा। और इसलिए 13 टाइम्स करके कितना आ जाएगा, 13 टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर, विच इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लास्ट के कुछ स्टेप्स और इंटरेस्टिंग है जहां पे आप अपना समय थोड़ा सा बचा सकते हैं, इफ यू थिंक लाइक दिस। ओके, सही है, बढ़िया सवाल, बढ़ सकते हैं आगे। ऑलराइट, ग्रेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2 कंफर्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां क्या हो रहा है, लेट द सर्कल दिस एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस एंड दैट, ऑलराइट। और फिर P है, Q है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AQBP लाइज ऑन विच कर्व, राइट। मतलब ये जो लोकस के फॉर्मेट का आपका सवाल हो गया, ठीक है ना। सवाल अच्छा है लेकिन ये वाला है ना। अगर आप देखते हैं यहां पे तो कोई तो एक सर्कल है और ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन वगैरह भी हमें पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। x² + y² इज इक्वल टू 4, x² + y² इज इक्वल टू 4, मतलब 2 रेडियस का सर्कल है। ये x एक्सिस को जहां कट करता है वो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ए हम बोल रहे हैं लोकेशन जहां पे x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, बी लोकेशन ऑब्वियसली दूसरी वाली रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो ये आपके ए और बी लोकेशंस हैं।
जिनको हम मार्क भी कर सकते हैं, मतलब ए और बी बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सीधे सीधे 2,0 एंड -2,0 है, राइट। एंड आपका जो पी है वो यहाँ पे a cos अल्फा 2 cos अल्फा कॉमा 2 साइन, मतलब 2 cos अल्फा 2 साइन अल्फा है। एंड ऐसे यहाँ पे बीटा की मदद से आपने q को भी डिफाइन किया है। दिया क्या हुआ है यहाँ पे कि आपके अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो π/2 के बराबर है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2 है। मतलब अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्फा बड़ा होना चाहिए, तभी बीटा सब्ट्रैक्ट करके भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। सो ऐसा कैसे होगा, अल्फा इन्होंने बोल के रखा है कि 0 से लेकर π/2 के बीच में है, तो अल्फा एंगल अगर मैं यहाँ पे मार्क करके अपने पॉइंट को लोकेट करूं तो मेरा पॉइंट कहाँ जाएगा, मेरा पॉइंट यहाँ कहीं जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये आपका अल्फा एंगल है तो दिस कैन बी योर पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ये है 2 cos अल्फा एंड देन उसके साथ में 2 sin अल्फा। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे और नीचे जाना पड़ेगा शायद, ठीक है ना, अगर मैं फिगर सही तरीके से बनाना चाहता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो क्यू को मुझे और नीचे लेके जाना पड़ेगा ताकि क्यू का जो एंगल है बीटा, वो इसका मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी। सो 2 cos बीटा एंड 2 sin बीटा विल बी समवेयर हियर, इजंट इट, इट विल बी समवेयर हियर। एंड अब आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि इनके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा π/2 बन सकता है, राइट। अच्छा, इससे क्या हुआ है, अब ए क्यू का एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिगर बनेगा, बी क्यू का भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिगर बनने वाला है, ठीक है ना। सो लेट अस ड्रॉ दोस फिगर्स एंड सी कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो अगर आप बीपी बनाते हैं, बीपी बनाते हैं तो ये इस तरह से जाएगा आगे, और अगर आप क्यू ए क्यू बनाते हैं तो ये भी जाएगा इस तरह से आगे। सो यहां कहीं आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेटर से हमने यहाँ पे आर नाम दिया है। एंड अगर मैं लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो इसको हम एच कॉमा के बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। सो लेट अस कीप इट एच कॉमा के। एच कॉमा के बेसिकली आपका कन्वर्ट होकर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन ही आ जाएगी जो ऑप्शन में हमें ढूंढनी है, ठीक है ना। सो एच कॉमा के इज दिस पॉइंट। अब हमारा टारगेट क्या रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि हम समहाउ एच और के में रिलेशन ढूंढ के बताएं। कैसे बता सकते हैं, है ना। यहां पर आपको फिर से एकदम बेसिक थॉट के ऊपर ही जाना है, बहुत ज्यादा यहां पे इधर उधर का नहीं सोचोगे तो बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है ना। आप यहां पे देखो कि मेरे पास में बेसिकली ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसके ऊपर मेरे पास में 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, एक एच कॉमा के है, एक पी है, और एक मेरे पास में यहाँ पे बी वाला लोकेशन भी है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को लेकर स्लोप इक्वेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक आइडिया है, राइट। मैं ये बोल सकता हूं कि यार स्लोप आपका जो निकल रहा है ना, स्लोप आपका जो बीपी का निकल रहा है, वही एग्जैक्ट स्लोप किसका होना चाहिए, वही एग्जैक्ट स्लोप आपके बीआर का भी होना चाहिए। स्लोप ऑफ बीआर भी एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। तो मैंने यहां पे जो सबसे अच्छा वाला पॉइंट है उसको रिपीटेडली यूज किया है, एंड देन एक बार अल्फा वाला पॉइंट यूज किया, एक बार एच के वाला पॉइंट यूज किया है, ठीक है ना। सो बीपी का स्लोप कितना आ जाएगा, बीपी का स्लोप आप यहां पे देख सकते हैं 2 sin अल्फा आएगा न्यूमरेटर में, एंड यहां से आएगा 2 cos अल्फा माइनस माइनस प्लस करके 2 cos अल्फा प्लस 2 आएगा। और बीआर का स्लोप अगर मैं लिखना चाहता हूं तो k माइनस 0 एंड नीचे आ जाएगा आपके इसमें h माइनस माइनस 2 मतलब h प्लस 2, ठीक है ना। यहां से बेनिफिट क्या हुआ है, मैं कुछ इस एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, राइट। एंड व्हाई डू वी वांट टू गेट टू अल्फा, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा में एक रिलेशन और दिया है जो अभी तक हमने मतलब प्लॉट तो किया है, प्लॉट करते समय हमने थोड़ा सा उसका यूज किया है, लेकिन एज सच एक्सप्लिसिटली उसको अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया इक्वेशन सॉल्विंग में। स्लोप को ही अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा को समहाउ यूज कर सकता हूँ आगे चल के, एंड अल्फा बीटा हमारे पैरामीटर्स भी है, तो समहाउ मुझे पैरामीटर हटाने का भी यहाँ पे ट्राई तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो ऊपर नीचे से 2 कैंसिल करवाएंगे यहाँ से। सो k अपॉन एच प्लस 2 का जो वैल्यू है, अगर मैं 2 कैंसिल कराने के बाद में हाफ एंगल फॉर्मुला इस्तेमाल करवाऊं, ठीक है ना, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, एंड 2 कैंसिल कराने के बाद में यहाँ पे है 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा का हाफ एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। सो अगेन लेट अस गो विद द कैंसिलेशंस। कैंसिलेशन आपका यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल होगा, फिर आपका एक cos कैंसिल होगा। सो दिस इज डायरेक्टली कमिंग आउट टू बी अ वेरी गुड वैल्यू, k अपॉन h प्लस 2 हैज बिकम tan अल्फा बाई 2। बढ़िया सा हमारे पास में एक वैल्यू आ गया है, इसको संभाल के रख लेते हैं, ओके। यही सेम कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे अपने दूसरे वाले ब्लू कलर की लाइन के साथ में, ठीक है। सो यहां ले लेते हैं उसको, और कैलकुलेशन में देखो क्या दिखेगा मुझे यहां से, कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे। एक अच्छा वाला पॉइंट ए है ना, तो ए के साथ में वाला भी ले लो और इधर वाला भी ले लो, ठीक है ना। सो स्लोप ऑफ ए आर शुड बी सेम एज स्लोप ऑफ ए क्यू। सो ए आर का स्लोप, ए आर का स्लोप k माइनस 0, और फिर यहां पे h माइनस 2 ये आ गया,
और आपका जो स्लोप ऑफ ए क्यू है, ए क्यू का जो स्लोप है वो फिर से यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे दिस माइनस दैट, ये हो जाएगा आपका कितना -2 साइन बीटा। और वैसे अगर मैं नीचे देखता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस दिस, तो 2 कॉमन निकाल के हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा। अगेन 2 गेट्स कैंसल्ड आउट और हाफ एंगल में चेंज फर्दर हम इसको करना चाहेंगे तो आपका k अपॉन h माइनस 2 किसके बराबर आ रहा है, -2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। एंड 1 माइनस कॉस बीटा का सिंप्लीफिकेशन क्या होना चाहिए, 1 माइनस कॉस बीटा आपका 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 होना चाहिए, राइट। सो क्या क्या कैंसिलेशन में जा रही है इस बार चीजें, इस बार आपका 2 and 2 कैंसिलेशन में जा रहा है, एक साइन कैंसिलेशन में जा रहा है, तो माइनस कॉट बीटा बाई 2, k अपॉन h माइनस 2 हैज बिकम माइनस कॉट बीटा बाई 2। सो यहां से भी हम tan बीटा बाई 2 निकाल लेते हैं ना, है ना, tan बीटा बाई 2 ही यहां पर अच्छा लग रहा है। सो tan बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेसिकली इसको उल्टा करना है और साइन भी माइनस इसको दे दो, इसको 2 माइनस h कर लो, राइट। सो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस h आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका k, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली। ये दोनों वैल्यूज हमने क्यों कैलकुलेट करी है बताओ, ये दोनों वैल्यूज हमने इसलिए कैलकुलेट करी है क्योंकि अल्टीमेटली इस इक्वेशन को मैं कैसे यूज करूंगा, मेरे पास में यहाँ पे अब जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि अल्फा माइनस बीटा मेरा यहाँ पे पाई बाई 2 के बराबर है, मतलब अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 मेरा पाई बाई 4 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड tan ले लेता हूं तो मुझे वो डेटा यूज करते आ जाएगा जो वहां पे हमने क्रिएट किया है, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा आपका tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड देन tan बीटा बाई 2, राइट। सो ये केवल सब्स्टिट्यूशन का अब आपका सवाल बचा है, ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चेक करते हैं, चलो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आने वाला है। सो tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू पिक करेंगे यहाँ से, विच इज k अपॉन h प्लस 2। सो k अपॉन h प्लस 2, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस करेंगे बीटा बाई 2, tan बीटा बाई 2, tan बीटा बाई 2 इज बेसिकली 2 माइनस h अपॉन k, ओके। और नीचे आ जाएगा इन्हीं दोनों चीजों का प्रोडक्ट विद अ प्लस साइन, सो 1 प्लस k अपॉन h प्लस 2 एंड उसके साथ में आ रहा है 2 माइनस h अपॉन k। इनका जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली 1 के साथ में कंपैरिजन में जाने वाला है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम कंप्लीट करता हूँ, एलसीएम कंप्लीट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो ये चीज में क्या, इसको 4 माइनस एच स्क्वायर लिख लूँ डायरेक्टली। अगर मैं इसको 4 माइनस एच स्क्वायर लिखता हूं तो चलेगा क्या, राइट, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और राइट हैंड साइड में जो आपके उसमें जा रहा है नीचे का जो एलसीएम है वो तो मुझे लगता है दोनों साइड से कैंसिल हो ही जाएगा अगली स्टेप में, एक बार बस लिखने वाली बात है। इसको राइट हैंड साइड में पुश करके अगर मैं एलसीएम कंप्लीट करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली h प्लस 2 इंटू के, न्यूमरेटर में चला गया, प्लस k इंटू 2 माइनस h, और नीचे आ जाएगा कितना आपके पास, नीचे आ जाएगा बेसिकली h प्लस 2 इंटू के बराबर वैल्यू। तो यहां से आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, जो कि हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, हमें अच्छा भी लग रहा था कि चलो कुछ तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होने वाली है चीजें, लेकिन अभी आगे और भी सिंप्लीफाई होगा। ये आपका k स्क्वायर माइनस 4 प्लस h स्क्वायर इतना तो बन ही गया है ऑन दिस साइड। यहां अगर आप देखते हैं तो आपको hk प्लस 2k मिल रहा है एंड उसके साथ में आपको 2k माइनस hk मिल रहा है। सो hk कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन टेक द 4k क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगेन। सो यहां से आ रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहीं पर अगर आप h और k के प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं x और y तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा एज द लोकस का वैल्यू, और वही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो आपके यहाँ पर वैल्यू क्या बन रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट। ये एक बार ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में है एंड यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। सो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन डेफिनेटली फील हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो काफी यहाँ पर स्टैंडर्ड है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम इस क्वेश्चन में करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, so let us take one more question. The next question that we have is this: let the set of all values of r for which the circles this and that intersect at two distinct points. तो एकदम ही स्टैंडर्ड सवाल हो गया है। तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने रेडियस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सर्कल से। पहला सर्कल अगर मैं देखूं ध्यान से तो उसका सेंटर कितना है, उसका सेंटर है आपका -1, -4 पे, और रेडियस हमारा जो पहला वाला है उसको हमने r नाम दिया है, राइट। दूसरे सर्कल से अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करता हूं तो सेंटर निकालना तो डायरेक्ट है, -2 से डिवाइड कर देंगे तो 2, 1 आएगा, एंड रेडियस की अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं तो अंडर रूट के अंदर 4 + 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड माइनस कॉन्स्टेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका 3 के बराबर। सो मेरे पास में जो है जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ही ली है, बट अलॉन्ग विद दैट अब मुझे यहाँ पे चाहिए होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है ना। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट दैट कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमारा इस क्वेश्चन में कितना है। सो अंडर रूट के अंदर कितना दिख रहा है, दिस माइनस दैट 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड दिस माइनस दैट मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है ना। सो रूट 34 के बराबर हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की नजर आ रही है। ओके सो हमारे पास में अब जो जो चाहिए होता है वो सारी चीजें आ चुकी है। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए हमने, इंटरसेक्ट आपका यहाँ पर जो है होना चाहिए दोनों सर्कल्स ने। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स शुड लाई बिटवीन क्या क्या, दोनों सर्कल्स का रेडियस का सम, दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम का वैल्यू कितना है, r+3 के बराबर है, एंड इनका डिफरेंस इससे भी क्या होना चाहिए, आपका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या डालेंगे, यहां पे हम बेसिकली अपना रूट 34 वाला वैल्यू इनपुट में डालेंगे। सो इफ आई सॉल्व रूट 34 डाल के द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट तो सॉल्व करना काफी आसान हो गया। फिर तो यहां से मैं डायरेक्टली r के लिए क्या कह सकता हूं कि 3 अगर इस तरफ आता है तो r हैज टू बी ग्रेटर देन रूट 34 माइनस 3, है ना। ये आपकी ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, है ना। इससे तो आपको बड़ा रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस साइड वाली कंडीशन को सॉल्व करता हूं तो देखो ये कैसे सॉल्व होने वाली है। फॉर द लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन देखते हैं यहां पर क्या निकल कर आता है। ऑलराइट, सो दिस बेसिकली बिकम्स क्या है, r माइनस, ओके ये बनेगा आपका कितना, r-3 का जो मॉड है, r-3 का जो मॉड है वो लेस देन क्या होना चाहिए, रूट 34 होना चाहिए। सो इसको अगर मैं मॉड को ओपन करता हूं तो क्या आने वाला है मेरे पास में, r-3 किसके बीच में होना चाहिए, ये आपका माइनस रूट 34 एंड देन रूट 34 के बीच में होना चाहिए। सो इफ आई ऐड 3 थ्रू आउट तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 34, यहां पे आ जाएगा r और यहां पे आ जाएगा 3 प्लस रूट 34, राइट। सो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंटिटी है वो तो फॉर श्योर ट्रू है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो रेडियस आपका नेगेटिव क्वांटिटी से तो बड़ा होगा ही, इसके अंदर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब ऑब्वियस है, इसको हम कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट इसको हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और ये कहता है कि r का वैल्यू आपका बेसिकली रूट 34 प्लस 3 से छोटा होना चाहिए। सो किससे बड़ा होना चाहिए वो ये क्वांटिटी है, किससे छोटा होना चाहिए वो ये क्वांटिटी है। मतलब आपकी इंटरवल बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है अल्फा से लेके बीटा, तो यही आपका अल्फा होना चाहिए, यही आपका बीटा होना चाहिए। आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 9 मतलब 25 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है ना। 25 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, यहां क्या हो रहा है, let PQ and MN be two straight lines touching the circle this at points A and B. All right. Let O be the center of the circle and angle AOB is equal to pi by 3. Then locus of the point of intersection of the lines PQ and MN क्या होना चाहिए, ठीक है ना। सो पहली बात ये कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं पसंद आया बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन में ये PQ और MN क्यों बोल रहे हैं बार बार, इसको L1 L2 ही बोल देते भाई, जो यूजुअली हमें देखने की आदत है। L1 L2 आपके उसमें जो दो लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है बेसिकली आपको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे P और Q कोई अच्छे पॉइंट्स है ही नहीं, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पॉइंट्स A और B हैं, ठीक है ना। सो लेट अस, एंड O इसका सेंटर है, राइट। सो L1 L2 ही बोलते हैं इनको। सबसे पहली बात तो ये चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में। एंड नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। ये हमारा अगेन काफी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको हमने यहाँ पे क्लास में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे होते हैं। लेट L1 L2 बी टू स्ट्रेट लाइंस टचिंग द सर्कल दिस एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो आपके पास में लेट से ऐसा कुछ सिचुएशन है कि इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे ये फाइनली जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। ऐसा कुछ यहां पे हम अपना फिगर देखते हैं, राइट। सो अभी यहां पर क्या हो रहा है, अभी यहां पे ये A और B पे इंटरसेक्ट, A और B पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, राइट। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। Alright, let me read the question once again. Let L1 and L2 be two straight lines touching this particular circle. अच्छा, अगर सर्कल मुझे यहाँ पे दे रखा है तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, मैं इजीली उसका सेंटर निकाल सकता हूँ। -2 से बस डिवाइड करना होता है, सो ये 2,3 हो जाएगा। रेडियस भी हम लेंथ वाइज काफी इजीली निकाल पाएंगे। रेडियस का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड माइनस कॉन्स्टेंट, मतलब आ जाएगा 4, 9 एंड देन यहाँ पे +3,
राइट। सो हाउ मच इज दैट, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 16 के ही बराबर अंडर रूट के अंदर, मतलब ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो रेडियस भी काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर सर्कल का, और हमारा जो सेंटर है वो भी काफी बढ़िया है, राइट। यहां दिया हुआ है कि आपका AOB जो एंगल है वो कितना है। अच्छा, इसका सेंटर जो है उसका नोटेशन एक्चुअली O है। सो AOB एंगल जो है हमारा, उसकी वैल्यू हमें यहां पे देके रखी है, राइट। वो दिया है हमें कितना, 60 डिग्री के बराबर यहां पर दिया हुआ है। फिगर में दिख नहीं रहा होगा बट चलेगा, ये हमें 60 डिग्री के बराबर दिया है, ऐसा यहां पर हमने मानना है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, L1 L2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मैं उसको R से रिप्रेजेंट करता हूं एंड उसको अगर मैं H के से डिनोट करता हूं, तो हमें यही बताना है कि ये कितना है ना लोकस शो करेगा। सो क्योंकि हमें यहां पे ऑलरेडी ये पता है कि ये एंगल आपका कितना बन रहा है, ये एंगल आपका बेसिकली 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा R और O को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ऊपर भी 30 डिग्री बनेगा, नीचे भी 30 डिग्री बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। सिमेट्रिक फिगर रहता है आपके यहाँ पे टेंजेंट्स के अबाउट। ऊपर अगर मेरे पास में 30 डिग्री है ना, तो क्या मैं OR का डिस्टेंस यहां पे बता सकता हूं फॉर श्योर कि OR का डिस्टेंस कितना होगा। सो OR का जो आपका डिस्टेंस है वो निकालने के लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, OR cos 30 लिख सकते हैं। OR cos 30, देखो ध्यान से, OR का cos 30 जो है वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर, ठीक है ना। एंड हमें इसकी वैल्यू एक्चुअली पता है, राइट। सो आपका इसका मतलब OR कितना हो जाएगा, ये cos 30 मतलब √3/2 आपका बन रहा है, राइट। cos है और यहां पे आपके पास में कितना है, 4 है। तो OR का वैल्यू बेसिकली आप यहां पे 8/√3 बता पा रहे हैं, राइट। सो बस आपका यहां पे काम हो चुका है। आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि H और O का डिस्टेंस, मतलब H, K और O का डिस्टेंस कितना होगा आपका, H, K और O के बीच का डिस्टेंस ये एग्जैक्टली हमेशा 8/√3 के बराबर ही होना चाहिए, राइट। ये आपका एक सर्कल बनेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार देखो बनने वाला तो एक सर्कल ही है, क्योंकि आपकी सिमेट्री इस तरह से रोटेट होती जाएगी, ठीक है ना। तो सेंटर यही रहेगा और रेडियस आपने एग्जैक्टली फाइंड कर लिया इस लोकस का, ऐसा भी कहोगे तो चलेगा। जैसे भी करो, आपको अल्टीमेटली इक्वेशन तो वही लिखनी है जो हम यहां पे कह रहे हैं। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से H, के इंट्रोड्यूस करो, या फिर डायरेक्टली लोकस समझ में आ ही चुका है तो सर्कल की इक्वेशन लिख दो, ठीक है ना। तो अगर सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो क्या सा जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/√3 का स्क्वायर। बस इसको ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर डिस्टेंस वाली बात मैंने लिखी होती तो मैं क्या करता यहां पे इसको H, के लिखता है, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, और अगले स्टेप में इसके अंदर x और y रिप्लेस कर रहा होता, राइट। सो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में आएगा x² आएगा, y² आएगा, -4x आएगा, -6y आएगा, साथ में 4 आएगा, 9 आएगा, एंड देन माइनस के साथ में यहाँ पे 64/3 आएगा, राइट। सो पूरी इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवा लेना एंड कैलकुलेशन फिर यहाँ पे आगे प्रोसीड कर लेना, ऑलराइट। सो अगर आप यहाँ पे प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे देख लो आपके उसमें 3x² 3y² तो आने वाला है, एंड देन -12x एंड देन -18y आएगा, एंड देन -25 भी आने वाला है। तो आपका यहाँ पे क्लियरली थर्ड वाला ऑप्शन ही सही दिखाई दे रहा है। 3x² 3y² तो देखो आना ही चाहिए, एंड उसके बाद में यहाँ पे 12 आना चाहिए x के साथ में, एंड y के साथ में आपका 18 आना चाहिए, राइट। सो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लोकस का होकर भी यहाँ पर इजी है, क्योंकि आपका ज्योमेट्री लोकस का कैसा होगा वो हम यहाँ पे देखते से बता पा रहे हैं, ऑलराइट। चलिए नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं क्या एग्जैक्टली बोलने की कोशिश कर रहा है ये। लेट y इक्वल टू x बी द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल C1 इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब आपका यहां पे पूरा डिस्कशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है। आप यहां पे नेगेटिव x वाले डायरेक्शन में नहीं जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। लेकिन ये जो C1 है उसका डायमीटर हमें यहां पे 10 के बराबर देख रखा है और पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, सर्कल बनाने की ट्राई करते हैं थोड़ी। सर्कल है, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड इनफैक्ट ये जो आपकी लाइन है ये भी ओरिजिन से ही तो पास कर रही है। अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस है। ओके सॉरी, मुझे लगता है कि इसको इधर बनाना पड़ेगा ना। ये अगर हमारा x एक्सिस y एक्सिस है तो यहीं से पास होने वाली और एक लाइन हमें यहां पे बनानी थी, राइट, विच इज y इक्वल टू x। तो ऐसा अगर आप यहां पे y इक्वल टू x बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या क्या अच्छा यहां पर मार्क कर सकते हैं पहले वो देखते हैं, राइट। ये तो ओरिजिन हो गया। y इक्वल टू x यहां पर हमने बनाया है तो ये भी कहीं ना कहीं जाके हिट तो कर ही रहा है, ठीक है ना, x इक्वल टू y पे हिट करेगा वैसे ये जो C1 हमने ड्रॉ किया है इसका डायमीटर अगर 10 के बराबर है, मतलब रेडियस इसका 5 के बराबर होना चाहिए।
रेडियस अगर 5 के बराबर है तो यहाँ पर ये बेसिकली आपका 5 बनेगा, एंड जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 5,5 बनेगा, और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट 5,5 एक्चुअली y इक्वल टू एक्स है उसके ऊपर, मतलब y इक्वल टू एक्स पे ही लाई करेगा। समझ रहे हो? ये ज्योमेट्री काफी अच्छी बन रही है, क्योंकि सर्कल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 5,5 है, विच एक्चुअली लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब ये लाइन उसी पॉइंट से पास करनी चाहिए। एक काफी सुंदर सा हमारे यहाँ पे फिगर बन रहा है। ओके, ये भी आप क्या देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री वाला आपके यहाँ पे सिचुएशन है, राइट? ओके, so let y equal to x be the equation of chord of the circle C1 with diameter 10 and passing through origin. ठीक है? Let C2 be another circle described on the given chord as diameter. So given chord as diameter अगर मैं यहाँ पे मानते हुए एक सर्कल इमेजिन करता हूं, तो मुझे बताओ कि क्या वो यहां से पास होगा कि नहीं होगा? इस कॉर्ड को अगर मैं यहाँ पे डायमीटर मान के अपना सर्कल प्लॉट करता हूं, तो वो इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ये। ठीक है ना? वैसे तो हमें यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट्स पता है, तो मैं डायमीटर फॉर्मेट डायरेक्टली यूज करने वाला हूं, तो ये अगर नहीं भी क्लिक करेगा तो भी आप डायमीटर फॉर्मेट से अपना इक्वेशन तो लिख ही पाएंगे, राइट? ओके, C2 be another circle described on the given chord as diameter. ओके, तो C2 हम निकाल सकते हैं, C2 निकाल के रख ही लेते हैं, चलो अगर निकालना ही है तो C2 की इक्वेशन आएगी आपकी x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसी आपकी इक्वेशन आएगी। नॉट श्योर अगर हमें एक्जैक्टली इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्वेश्चन आगे और पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये इतना सिंपल काम है कि ऐसा लग रहा है करके रख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये हमारी इक्वेशन आ गई सर्कल की। चाहता क्या है? इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C2, इसके किसी कॉर्ड की बात चल रही है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, जो 2,3 से पास हो जाएगा, एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर C2। अच्छा, इसका सेंटर निकालना जरूरी था यार, इक्वेशन निकालनी जरूरी नहीं थी, हमें एक्चुअली क्या चाहिए? इसका सेंटर ही चाहिए। ठीक है, इसका सेंटर कहां पे आएगा? ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी हमें दिख रहा है, तो ये डायमीटर वाला हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। जो इसका मिड पॉइंट है 0, 0 और 5 का, वही एक्चुअली आपका C2 का सेंटर भी बनने वाला है। ठीक है ना? तो C2 के सेंटर को C2 से ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 5/2 बेसिकली आपका वो पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर पॉइंट, अनदर पॉइंट दैट वी हैव इज बेसिकली 2,3। 2,3 कहां होगा? कहीं तो होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। 2,3 यहां मान लेते हैं, चलो ठीक है ना? ये 2,3 पॉइंट है आपका। सो 2,3 अगर ये पॉइंट है आपका, जो बेसिकली पिंक सर्कल के अंदर है, ठीक है ना? सो क्या हो रहा है यहाँ पे? Equation of the chord of the circle C2 which passes through the point this and is farthest from the center of the circle. So farthest वाला आइडिया क्या होता है? देखो यहाँ पर वो आइडिया पहले मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। मेरे पास में कोई एक लाइन ऑलरेडी है, ठीक है ना, और मुझे एक कॉर्ड चाहिए जो फारदेस्ट हो। तो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप बेसिकली इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर ड्रॉप आपका यहां पे इस पॉइंट से एग्जैक्टली सेंटर पे ही जब गिरेगा तो वो फारदेस्ट वाली लाइन आपकी कहलाएगी, राइट? सो आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं? आप यहां पे कहना चाहते हैं कि या ये कह सकते हो कि आप यहां पे डायरेक्टली इस डॉटेड लाइन के पैरेलल ही कॉर्ड बेसिकली इमेजिन करो। इस डॉटेड लाइन के पैरेलल अगर आप कॉर्ड इमेजिन करते हो, देन वो कॉर्ड बेसिकली फारदेस्ट रहेगी फ्रॉम सेंटर। इन एवरी अदर सिनेरियो आपके पास में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो इस लेंथ से तो देखो कम ही हो जाएगा, है ना? ऐसा आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? सो जैसे आप यहां पे कहते हैं कि आपको अल्टीमेटली तो यार ये पैरेलल ही लेके जाना है, अल्टीमेटली आपको 2,3 से लेके जाना है और इसके पैरेलल ही लेके जाना है, राइट? फॉर दैट मैक्सिमम इफेक्ट कि सेंटर से वो एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू एक्स वाला इक्वेशन है, राइट? तो ये जो लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा कर लेते हैं फिर इसको, और क्या करें? इस लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा बोल लेते हैं। और अगर ये आपका y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा है, अगर ये आपका y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा अल्टीमेटली है, ठीक है ना, तो ये पास तो लेकिन 2,3 से करना ही चाहिए ना। सो इसमें 2,3 सेटिस्फाई होना चाहिए। सो 2,3 अगर मैं इसके अंदर सेटिस्फाई करता हूं तो 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। सो लैम्डा की वैल्यू यहां पे इस्तेमाल करके आपको वो कॉर्ड पता चल गई जिसकी ये बात कर रहा है। सो आप अगर कंपेयर करते हो इस इक्वेशन के साथ में, तो आप देखो आप यहां पे कंपेयर करके क्या वैल्यू निकाल पा रहे हो ए और बी की, ठीक है ना। सो नाउ द इक्वेशन दैट वी हैव फॉर द कॉर्ड इज बेसिकली x माइनस वाई
+1 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट दे हैव गिवन फॉर अस टू कंपेयर इज बेसिकली दिस इक्वेशन। ठीक है ना, इनको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a का वैल्यू आया है -1 एंड b का वैल्यू आया है +1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a माइनस बी का वैल्यू, तो बस वो निकालो और आंसर आएगा कि a माइनस बी का वैल्यू कितना है। सो a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है 1, तो -2 इस क्वेश्चन में फिर आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और बेटर हो सकता था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बस इतना ही बोल देना कि क्लोजेस्ट हाफ है आपका, यहाँ पे क्लोज्ड हाफ है जो वाई एक्सिस के राइट में है। ठीक है ना, तो यहाँ से समझना कि आपके पास में यही वाला सर्कल आएगा, क्योंकि अगर आप कोई और सर्कल प्लॉट करने जाओगे तो सर्कल बेसिकली फिर थोड़ा सा उस तरफ चला जाएगा, सर्कल वाई एक्सिस के उस तरफ चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ये वाला सर्कल आपको बनाना पड़ेगा और कोई सर्कल यहाँ पर आप नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, थोड़ा और बेटर यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी ताकि बच्चे समझ जाते कि यार ये वाला सर्कल बेसिकली डिस्कशन में आया है। ऑल्दो अभी भी मतलब उसका वही निकल रहा है, बट थोड़ा स्ट्रक्चर और बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लगा। राइट, दूसरा तो ठीक है। अब यहाँ पे चेक तो इन्होंने किया ही है कि अगर मुझे फारदेस्ट रखना है तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ही बेसिकली बनाना चाहूँगा। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से सोचनी ही पड़ेगी, ये तो लॉजिकल डिस्कशन था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, -2 इस क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 पास थ्रू ओरिजिन O। ये वाला बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया इन्होंने, लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 पास थ्रू ओरिजिन O। बढ़िया बात है। द पॉइंट्स दिस एंड दैट वेयर A एंड B आर रियल पैरामीटर्स। अच्छा, इनसे भी आपका सर्कल पास होता है, समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि आपके पास में सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक सर्कल है जो ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, लेकिन वो और कहां से पास हो रहा है, वो बेसिकली इन A और B पॉइंट से भी पास हो रहा है। राइट, मतलब ये डायमीटर के ही एंड पॉइंट्स हो जाएंगे ना यार। ये आपका बेसिकली A पॉइंट जो है ये -√3a, 0 है, और ये जो आपका B पॉइंट है ये आपका 0, -2√b है। राइट, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है ना, सो इन तीनों से पास होने के लिए आपको 90 डिग्री तो ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है इसके अंदर। सो आपका जो सर्कल यहाँ पे आएगा वो डायमीटर AB वाला ही सर्कल होने वाला है। ठीक है ना, डायमीटर AB वाला सर्कल ये ऐसा बन जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? तो आई कैन डेफिनेटली राइट द इक्वेशन इफ नीडेड। लोकस, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB इज अ सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट। लेकिन सर्कल की भी इक्वेशन नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेंट्रोइड की ही बात करना चाह रहे हैं तो सेंट्रोइड तो मैं वैसे भी निकाल लेता हूं ना। सेंट्रोइड हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0, 0 की मदद से अगर मैं सेंट्रोइड के ही लोकस पे कमेंट करना चाहता हूं तो सेंट्रोइड इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का यहाँ पे अगर है, ठीक है ना, H, K से अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सो H वैल्यू कितनी आएगी, K वैल्यू कितनी आएगी, ये देखते हैं। राइट, सो आपके यहाँ पे H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू बेसिकली तीनों ही X कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो, सो -√3a/3 इतना ही बचेगा बस। और वैसे ही आपके यहाँ पे K का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, Y के सारे वैल्यूज को ऐड करो। राइट, एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी -2√b या √2b। अच्छा, √2b है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पॉइंट बेसिकली आपका √2b है। ठीक है ना, सो इसको भी चेंज कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सेंट्रोइड निकाल रहे हैं। सेंट्रोइड निकालने के लिए बेसिकली y के सारे वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, सो -√2b/3 ऐसा आपका यहाँ पर वैल्यू बन रहा है। राइट, ओके। हाँ, एलिमिनेशन के लिए मुझे यहाँ पर जो है डेफिनेटली ये आइडिया चाहिए होगा कि यार ये मेरे डायमीटर है। राइट, ए और बी डायमीटर के लिए अपोजिट एंड पॉइंट्स है, इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है AB वो आपका 8 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपका रेडियस 4 है ना, तो आपके यहाँ पे जो AB डिस्टेंस है वो डायमीटर का डिस्टेंस 8 के बराबर होगा। और AB होगा कितना, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दिस माइनस दैट का स्क्वायर इज बेसिकली 3a² एंड दिस माइनस दैट का स्क्वायर इज बेसिकली 2b²। इसका जो अंडर रूट है ये बेसिकली आपका 8 के बराबर रखा गया है। राइट, सो आप यहाँ पे इसके अंदर इसको उस तरफ ले जाके 64 बना लेना एंड देन स्क्वायर करके एंड देन A और B यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है ना, A और B रिप्लेस करने के लिए आपका A का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, -√3h हो जाएगा बेटा, -√3h। और B का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, B का वैल्यू आपका हो जाएगा -3/√2b, नहीं K। राइट, ये आपके A और B के रिप्लेसमेंट्स हो जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, -√3h एंड देन 3k/√2। राइट, सो यहां पे स्क्वायर करके हम इस्तेमाल करेंगे एंड फाइनल आंसर यहां पे रिपोर्ट करेंगे। फाइनल आंसर का स्टेप बचा है आपका, कर लो इसको जल्दी से। फाइनल आंसर के लिए कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना है 3h स्क्वायर, यहाँ तक सही 3h स्क्वायर। उसके बाद में आपके पास में है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर कितना आएगा बेटा, बी स्क्वायर अगर आप यहाँ पे सॉरी बी स्क्वायर करते हैं अगर तो कितना आएगा, बी स्क्वायर करते हैं तो 9k स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, राइट। राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए, राइट। सो क्या है यहाँ पर सीन आपका, यहाँ से 2 into कैंसिल हो जाएगा एंड देन 9 दोनों में जगह बन रहा है, तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 64/9 ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। पूछा क्या है फाइनली, देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द सर्कल ऑफ रेडियस हाउ मच। तो रेडियस आपको यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अंडर रूट कर सकते हैं, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64/9, बढ़िया सा आपका यहाँ पे आंसर 8/3 बन गया है, ठीक है ना। 8/3 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ठीक था, ये वाले क्वेश्चन के अंदर डेटा भी है ना जितना चाहिए उतना ही दिया है, ज़्यादा नहीं है कम नहीं है एंड इजीली इस्तेमाल भी हो गया, राइट। चलिए इस तरह के क्वेश्चन वैसे हमने कर रखे हैं, बताइए आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे हमने ए और बी ही लिया था, यहाँ पे इन्होंने अननेसेसरी √3 और √2 और माइनस ये सब देके थोड़ा सा ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि कुछ और है, लेकिन ये सवाल कुछ और है नहीं, ये सवाल वैसे ही वाले हैं जैसे हम यूजुअली लोकस के क्वेश्चंस इनिशियल डेज में करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स आज के लेक्चर में डिस्कस करना चाहिए क्या, कर लेते हैं चलो। इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स दिस एंड दैट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर a, b, देन आपको ab प्लस 18r² निकाल के बताना है। तो व्हाट इज द आइडिया हियर इज कि देखो आपका इलिप्स का जो यहाँ पे डिस्कशन है वो तो इतना ही बस है कि आपके इलिप्स जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको एक सर्कल बनाना है। मतलब यहाँ पर ये फैमिली वाला लॉजिक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करें या 2 इलिप्स इंटरसेक्ट करें, जैसे हम यहाँ पे s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, वैसे हम यहाँ पे e1 प्लस लैम्डा e2 इक्वल टू 0 करने वाले हैं। तो लॉजिक जो है वो एक्चुअली फैमिली का ही इस्तेमाल हो रहा है, जो हम इलिप्स चैप्टर में भी अलग से ऐसा कोई टॉपिक तो पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई पुटिंग इट अंडर इलिप्स चैप्टर आल्सो डजंट मेक मच सेंस, क्योंकि आगे चल के यहाँ पे जो डिस्कशन इंपॉर्टेंटली करना है वो सर्कल्स में करना है, इसलिए हमने सोचा कि आज के लेक्चर में रखना ठीक रहेगा। ऑलराइट, सो e1 प्लस लैम्डा e2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। आपके 2 इलिप्स जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके 4 अलग अलग पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगे और चारों पॉइंट से पास होने वाला जो आपके यहाँ पे सर्कल बनेगा उसको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये भी है कि चारों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे या चारों पॉइंट्स पे, मतलब एक से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे तो देखो इंटरसेक्ट करते ही हैं आपके यहाँ पे इलिप्स अगर बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी पूरी ज्योमेट्री बनाने नहीं वाले हैं। पूरी ज्योमेट्री बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार कितने पॉइंट्स पे एक्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन इज कि क्या मैं यहाँ पे कोई लैम्डा फाइंड कर सकता हूँ जिसकी मदद से एटलीस्ट उन इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो फिगर वो एक सर्कल बने, क्योंकि हमें उन इंटरसेक्शन से पास होने वाले तो बहुत सारे अलग अलग कर्व्स मिल सकते हैं, लेकिन सर्कल के लिए कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगेन 2 फिगर्स हैं जो डिग्री 2 के हैं, जो डिग्री 2 के फिगर्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको लेके ला के देंगे। वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर आप सॉल्व करते हो तो उनसे पास होने वाले कई सारे अलग अलग कर्व्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल की कंडीशन क्या होती है, सर्कल की कंडीशन होती है कि आपके इक्वेशन में x² और y² के कोएफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए और x इंटू वाई वाला टर्म उसके अंदर नहीं होता है, x इंटू वाई वाला टर्म उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंगली आपके उसमें x इंटू वाई तो इस क्वेश्चन में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हमें केवल इसी बात का ख्याल रखना है कि आपका लैम्डा कुछ ऐसा सिलेक्ट हो कि x² और y² के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाए, राइट। दैट इज द मेन आइडिया। सो लेट अस बेसिकली प्लग इन द वैल्यूज। सो ये आ जाएगा x² प्लस 2y² माइनस 6x माइनस 12y एंड प्लस 23, उसके साथ में आ जाएगा लैम्डा के साथ में 4x² प्लस 2y² माइनस 20x एंड देन माइनस 12y एंड प्लस 35। हम चाहते हैं कि हम आइसोलेट करें यहां से चीजें, हम यहां से देखें कि x² का कोएफिशिएंट कितना है एंड y² का कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, वो कोएफिशिएंट ऑफ y² के बराबर होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि यार ये सर्कल क्रिएट होने वाला है। तो x² के साथ में अगर मैं देखता हूं तो यहां से 1 आएगा, वहां से हमारे पास में 4 लैम्डा आएगा। y² के साथ में अगर मैं देखता हूं तो यहां से मेरे पास में 2 आएगा और वहां से मेरे पास में 2 लैम्डा आएगा। सो दैट इज गिविंग अस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा की वैल्यू हाफ इस्तेमाल करने से आपका काम हो जाएगा सर।
आपका काम लैम्डा इक्वल टू हाफ इस्तेमाल करके हो जाएगा। जो कंडीशन यहाँ पर चाहिए होती है कि कोएफिशिएंट x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ से आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आप यहाँ पे अपने हाफ वैल्यू इनपुट में डालते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम ऐसे करेंगे पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो टू यूज दिस डेटा मीन्स बेसिकली इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, -12x हो जाएगा, -24y हो जाएगा, साथ में 46 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला वाला सर्कल। दूसरा वाला सर्कल जो है आपका, वो क्या शो करेगा, दूसरा वाला सर्कल तो सीधे सीधे कॉपी करना है, तो यहां से आ जाएगा आपके इसमें 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -20x -12y एंड +35 इक्वल टू 0। सो ओवरऑल इक्वेशन आपकी यहां पर जो बनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -32x -36y एंड प्लस कितना आ जाएगा यहां से 81 इक्वल टू 0 बन रहा है। 6 से पहले डिवाइड करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 6 से डिवाइड करोगे तो आपके इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन 6 से डिवाइड करके हमारे पास में आता है माइनस ऑफ कितना है 16/3 इंटू एक्स, वहां पे 6 से डिवाइड करके डायरेक्टली -6y एंड देन लास्ट में हमारे पास में 81 है ना, तो अगर मैं 3 से कैंसिलेशन करवा लेता हूं, सो 27/2 ये हमारे पास में वैल्यू निकल रही है। बस अब आपकी इक्वेशन मैंने आपको निकलवा दी, आप यहाँ पे अभी इसका सेंटर निकालो, सेंटर निकाल के आप रेडियस निकालो, सेंटर रेडियस निकाल के आपको ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है और चेक करना है कि इसका फाइनल आंसर कितना आने वाला है। ठीक है ना। सो फाइनली आंसर इसका शायद 55 आएगा, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है ना, सेंटर अगर आप इसका निकालते हो तो -2 से डिवाइड करना है, तो ये आपका 8/3 कॉमा कितना बनेगा यहाँ पर, ये 3 के बराबर बनेगा। ठीक है ना। सो अगर आपके ये कोऑर्डिनेट से दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आने वाला है, ठीक है ना, तो a इंटू बी का वैल्यू इसका मतलब आपका 8 के बराबर आएगा। उसके बाद में हमारा जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 64/9 + 9 एंड माइनस कॉन्स्टेंट मतलब 27/2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, अंडर रूट के अंदर आपके इसमें 64/9 है एंड यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो -9/2 फर्दर आपके इसमें बचने वाला है। एंड क्या कर सकते हैं, कुछ खास होते हुए दिख नहीं रहा है, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। सो दैट इज बेसिकली 128 -81 और नीचे आपके इसमें आ जाएगा 18 एंड इसका हो रहा है अंडर रूट। ठीक है ना। हमें क्या करना है, r का स्क्वायर इस्तेमाल करना है, ये आपका r है, तो 18r स्क्वायर कितना हो जाएगा, देयरफॉर 18r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर करके 18 मल्टीप्लाई किया है तो 18 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां से कितना बचने वाला है आपके पास में, यहां से आ जाएगा आपका बेसिकली 7 एंड देन 47। ठीक है ना। सो ये आपका 47 बचा है, इसके साथ में आप यहाँ पे 8 ऐड करवा लो तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 55 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सो AB + 18r स्क्वायर। सो ये इस तरह के सवाल बेसिकली आपके आए हैं, है ना। आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर, है ना। 55 आपका आंसर निकला है इसका। लंबा रहा आज का डिस्कशन हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्या किया, इसके अंदर 2 चैप्टर को मर्ज कर लिया है एंड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे सारे ही कंप्लीट कर दिए हैं, रादर देन टेकिंग ओनली द टॉप वंस, क्योंकि मुझे सारे ही क्वेश्चन अच्छे लगे, है ना। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली इजी थे, बट वो भी उसके अंदर थोड़ा सा डेटा ज़्यादा था या फिर उसके अंदर सोचने का तरीका अच्छा था। ठीक है ना। तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके साथ में सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस इज हाउ योर स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स लुक्ड इन जनवरी अटेम्प्ट। थोड़ी मेहनत तो है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन सर्कल को जितना हम चिंदी बोल के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप भी वैसे ही करते हैं, आप भी अगर मेरे जैसे ही हैं, मैं भी एज ए स्टूडेंट जो है स्ट्रेट लाइन सर्कल बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं डायरेक्टली कोनिक वगैरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। सो आप भी अगर वो काम करें तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होके, है ना, अपना प्रैक्टिस करें, स्ट्रेट लाइन सर्कल को भी अच्छे से करके जाओ, क्योंकि एकदम से, है ना, आपको केवल मिड पॉइंट अप्लाई करके आंसर मिल गया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है एंड अगर आप क्वेश्चन कम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उस केस में आपकी स्पीड नहीं बन पाती है। ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश, अगर आप एग्जाम में जाके ही, है ना, ये रियलाइज करते हैं कि चलो यार लेट अस पिक अप दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, सो आज का एक लंबा सा सेशन हमारे यहाँ पे इसी के साथ में समाप्त होता है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।